दोस्तों, आज भी एक राज छिपा है दिल के कोने में। आज भी एक राज छिपा है दिल के कोने में। क्या कमी रह गई तेरा होने में? क्या कमी रह गई तेरा होने में? आयनिक कंपाउंड्स के केस में यार स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की हमने लास्ट सेशन में बात कर ली थी। कमी ये रह गई है कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड से हमने अभी तक अपनी जान पहचान अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाई है। तो आज की शानदार सेशन में नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की होगी डिटेल में बात। जल्दी से रेडी हो जाए, नोटबुक और पेन निकाल लें। ये सेशन मैंने डेडिकेट किया है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को, और इस सेशन के लास्ट में आप देखने वाले हैं ढेर सारे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। ये देखिए ढेर सारे क्वेश्चंस जो जेईई मेंस में आ चुके हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, एआईपीएमटी में आ चुके हैं, जेईई एडवांस्ड में आ चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन जितने भी मुझे मिल पाए स्टोइकियोमेट्रिक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स पर बेस्ड, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूं। उम्मीद आपको भी मजा आएगा इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। चलिए खैर स्टार्ट करें। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है क्या, इस बात से ही देखिए, ऐसे डिफेक्ट जिनके आने से स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब हो जाए, जिनके आने से स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब हो जाए, ऐसे डिफेक्ट को नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोला जाएगा। तो डेफिनेशन लिखिए जल्दी से। क्या डेफिनेशन है? डिफेक्ट्स विच डिस्टर्ब द स्टोइकियोमेट्री ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ठीक है ना? ऐसे डिफेक्ट यार जो स्टोइकियोमेट्री को डिस्टर्ब करते हैं। स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब करने का क्या मतलब है? जिस रेशियो में नंबर ऑफ कैटायंस नंबर ऑफ एनायंस स्टार्टिंग में मिल रहे थे, डिफेक्ट आने के बाद रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा, रेशियो डिफरेंट मिल पाएगा। तो ऐसे केस में डिफेक्ट आने को आप क्या बोल देंगे? आप बोल देंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आया है। कैसे? एग्जाम्पल के साथ बात की जाए, मुझे लगता है आप ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास AnBn इस फॉर्मूला के साथ आयनिक कंपाउंड है AnBn। ठीक है जी। अब देखिए, अगर फॉर्मूला हो जाए AnBn या फिर AnBn या फिर ये हो जाए, यहां देखना नंबर ऑफ कैटायंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एनायंस, ये रेशियो क्या मिल रहा था? 1:1। लेकिन यार आफ्टर डिफेक्ट आने के बाद 1:1 नहीं मिलता है, ये रेशियो कुछ अलग मिलता है। N-N मिलता है, N मिलता है आफ्टर डिफेक्ट। काफी मीम्स भी आपने देखे होंगे बिफोर आफ्टर वाले, देखे ना आपने? ऐसे ही आफ्टर डिफेक्ट देखिए क्या होगा। आफ्टर डिफेक्ट स्टोइकियोमेट्री आपको अलग मिल रही होगी। ये रेशियो नंबर ऑफ कैटायंस नंबर ऑफ एनायंस का क्या मिल रहा होगा? अलग मिल रहा होगा। और बिफोर डिफेक्ट क्या होगा? आपके सामने है। बिफोर डिफेक्ट स्टोइकियोमेट्री इस प्रकार से आपको मिल रही होगी। नंबर ऑफ कैटायंस नंबर ऑफ एनायंस का जो रेशियो है N/N, या फिर सिंपलेस्ट रेशियो की बात की जाए तो 1:1 मिल रहा होगा। मामला क्लियर है? इन डिफेक्ट से क्या हो जाएगा? These defects are either due to presence of excess metal ion or deficiency of metal ions। यार इन डिफेक्ट की वजह से क्या होगा? नंबर ऑफ कैटायंस या तो ज्यादा मिल रहे होंगे या फिर नंबर ऑफ कैटायंस कम मिल रहे होंगे, यही तो होगा। जो स्टोइकियोमेट्री है, इन डिफेक्ट की वजह से स्टोइकियोमेट्री यार डिस्टर्ब होगी। मतलब नंबर ऑफ कैटायंस by number of anions, number of cations by number of anions, जो रेशियो आपको डिफेक्ट आने से पहले मिलता है, बिफोर डिफेक्ट मिलता है, बिफोर डिफेक्ट मिलता है, आफ्टर डिफेक्ट आपको रेशियो कुछ अलग मिलता है। देखिए, नंबर ऑफ कैटायंस बाय नंबर ऑफ एनायंस, ये अलग मिलता है। या तो कैटायंस पहले के कंपैरिजन में ज्यादा मिलते हैं, या फिर कैटायंस यार पहले के कंपैरिजन में, डिफेक्ट आने से पहले जो कैटायन मिल रहे थे इसके कंपैरिजन में
कम मिलते हैं। या तो एक्स्ट्रा कैटायंस आ गए हैं क्रिस्टल लैटिस में, या फिर यार क्रिस्टल लैटिस से कैटायंस चले गए हैं। इस प्रकार से कैटायन कम या ज्यादा मिलने से रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा, रेशियो हमें डिफरेंट मिल रहा होगा, ये रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा। आफ्टर डिफेक्ट हमें रेशियो अलग मिल रहा होगा, आफ्टर डिफेक्ट हमें रेशियो अलग मिल रहा होगा। इससे यार स्टोइक्योमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी। मामला क्लियर है? ये कहानी आपको क्लियर है? एक्स्ट्रा कैटायंस आ जाएंगे तो कैटायन का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, और क्रिस्टल लैटिस से कैटायन बाहर चले जाएंगे तो कैटायन का नंबर डिक्रीज हो जाएगा। यानी ये दो पॉसिबिलिटीज क्या है? ये दो पॉसिबिलिटीज है यार, जिन पॉसिबिलिटीज से हम नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। अगर एक्स्ट्रा कैटायन आए होंगे तो डिफेक्ट हो जाएगा मेटल एक्सेस, एक्स्ट्रा कैटायन आए होंगे डिफेक्ट हो जाएगा मेटल एक्सेस, क्योंकि यार मेटल एटम से कैटायन फॉर्म करते हैं। मेटल क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और मेटल एटम ने ही पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया होगा अगर एक्स्ट्रा कैटायन आए हैं, यानी मेटल एटम जो पॉजिटिवली चार्ज्ड उनका नंबर यार इंक्रीज हो गया है। यानी मेटल एक्सेस डिफेक्ट तब देखने को मिलता है जब नंबर ऑफ ए प्लस ज्यादा मिल रहे हैं। जितना आइडियल केस में, जितना नॉर्मल केस में कैटायन मिल रहे थे, उससे कैटायंस ज्यादा मिल रहे हैं। नंबर ऑफ ए प्लस अगर इंक्रीज हो गए तो ये रेशियो नंबर ऑफ कैटायन बाय नंबर ऑफ एनायन का रेशियो अलग मिल रहा होगा आइडियल केस से। ऐसे केस से जिसमें डिफेक्ट नहीं है, उस केस से यार यहां देखिए, अगर कैटायन ज्यादा मिलने से डिफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है तो उस केस से देखिए यार, इस केस में हमें स्टोइक्योमेट्री क्या मिल रही होगी? अलग मिल रही होगी। मामला क्लियर है? ये नॉन स्टोइक्योमेट्रिक होगा। अगर इस केस में नंबर ऑफ कैटायन ज्यादा मिल रहे हैं, मेटल एटम्स का नंबर ज्यादा मिल रहा है, तो हम क्या बोल देंगे? ऐसे डिफेक्ट को हम क्या नाम देंगे? हम मेटल एक्सेस नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट इसे नाम देंगे। मामला क्लियर है? अगर यार ऐसा हो जाए, मेटल एटम्स कम हो जाएं, मेटल एटम्स यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, जी हाँ मेटल है पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्यों? मेटल का नेचर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है यार। तो यहां पर मेटल एटम्स हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड। अगर ये मेटल एटम्स कुछ है ना, मतलब कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3, अगर ये यार क्रिस्टल लैटिस से बाहर चले जाए, ठीक है, पतली गली से निकलकर बाहर चले जाए, तो क्या होगा? अगर नंबर ऑफ कैटायंस आइडियल केस में जितने मिलने चाहिए, मतलब जिसमें डिफेक्ट नहीं है उस केस में जितने मिलने चाहिए, उससे यार कम मिलते हैं क्योंकि कुछ बाहर चले गए हैं, तो क्या होगा फिर? ऐसे केस में, ऐसे हालात में नंबर ऑफ कैटायंस यानी नंबर ऑफ मेटल एटम्स का नंबर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। कुछ पतली गली से बाहर चले गए हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में आप क्या बोल देंगे? ऐसे केस में आप बोल देंगे ये मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट है। कैसा डिफेक्ट है? मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट है। कैटायन का नंबर इंक्रीज हो रहा हो, बाहर से कैटायन अगर अंदर आ गए हो, क्रिस्टल लैटिस में आ गए हो, एक्स्ट्रा आ गए हो, कैटायन का नंबर इंक्रीज हो रहा हो, तो ऐसे केस में मेटल एक्सेस हो जाएगा। और यार नॉर्मल केस में जितने कैटायन मिलने चाहिए थे, इससे कैटायन अगर कम मिल रहे हो, कुछ बाहर चले गए हो, तो आप क्या बोल देंगे? आप बोल देंगे मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट होगा। दोनों की वजह से यार इस प्रकार से देखना, ये रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा, मेटल डेफिशिएंट की वजह से भी और मेटल एक्सेस की वजह से भी ये रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा। आइडियल केस में जो नंबर ऑफ कैटायंस बाय नंबर ऑफ एनायन जो रेशियो मिलता है आइडियल केस में, यहाँ डिफेक्ट आने के बाद यार ये रेशियो इतना नहीं मिल पाएगा, यानी स्टोइक्योमेट्री मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो ऐसे केस में नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट बोल देंगे। और कैटायन का नंबर इंक्रीज हो रहा है तो मेटल एक्सेस, और डिक्रीज हो रहा है तो मेटल डेफिशिएंट। मामला क्लियर है? इस कहानी में कोई डाउट तो नहीं है? और यार कैटायन का नंबर इंक्रीज होने से ही मेटल एक्सेस क्यों, और कैटायन का नंबर डिक्रीज होने से ही मेटल डेफिशिएंट क्यों, मैं आपको बता चुका हूं। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मेटल एटम की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करना। जब आयनिक कंपाउंड बना होगा तो मेटल एटम से ही इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा, उसके बाद ही तो यार कैटायन की फॉर्मेशन हुई होगी। यानी जो कैटायन है ये मेटल के एटम से डिराइव्ड है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद, ठीक है जी। अगर यार
ऐसे आयंस जो कि मेटल एटम से डिराइव्ड है, इनका नंबर कम हो रहा है, यानी मेटल एटम्स कम हो रहे हैं जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अगर इनका नंबर इंक्रीज हो रहा है तो यार पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल एटम्स इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब नंबर डिक्रीज हो रहा है तो मेटल डेफिशिएंट है, इनका नंबर इंक्रीज हो रहा है तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट को बोला जाएगा। तो चलिए इन दोनों में से सबसे पहले किसी एक डिफेक्ट को हमें अंडरस्टैंड करना हो, दोनों को एक साथ करेंगे कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है जी। तो 1 बाय 1 करेंगे, मुझे लगता है ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी। तो किसकी बात की जाए? सबसे पहले बात की जाए मेटल एक्सेस डिफेक्ट की। हेडिंग डाल दो, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। देखिए, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस एट इंटरस्टिशियल साइट्स। क्या होगा? ध्यान से देखिए भैया, कहीं बाहर से एक्स्ट्रा कैटायंस ए प्लस इंटरस्टिशियल साइट, यानी जो वॉइड बनते हैं क्रिस्टल लैटिस में, इनमें से किसी वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा होगा। जैसे ए प्लस यहां आ जाए, ए प्लस आने से क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। एक्स्ट्रा ए प्लस आया है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन ऐसा तो यार वैलिड नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन मिलनी चाहिए, नहीं तो फिर स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर ए प्लस आएगा, नेट पॉजिटिव चार्ज मिल रहा होगा, तो एनर्जी क्या हो जाएगी यार? इंक्रीज हो जाएगी। तो हमें यहाँ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का खास तौर पर ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन होनी चाहिए, यानी नेट चार्ज पहले जीरो मिल रहा था, बाद में भी जीरो मिलना चाहिए। तो यार इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करना होगा? इंटरस्टिशियल साइट में देखिए ए प्लस है, ठीक है जी। तो देखिए किसी इंटरस्टिशियल साइट में इलेक्ट्रॉन भी जरूर होगा, तभी जाकर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो पाएगी और आपको स्टेबल आयनिक कंपाउंड मिल पाएगा। तो देखिए इस प्रकार से ए प्लस के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी ट्रैप हुआ होगा, इंटरस्टिशियल साइट में इलेक्ट्रॉन भी गया होगा। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरा मकसद ये है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है तो इसका मतलब ए प्लस के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी गया है, ये आपको समझ आ जाए। क्योंकि यार ए प्लस जाएगा तो प्लस चार्ज आ जाएगा और साथ में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो +1 -1 नेट चार्ज आपको डिफेक्ट आने के बाद भी क्या मिल रहा होगा? जीरो मिल रहा होगा। डिफेक्ट आएगा, अच्छी बात है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन मिलनी चाहिए, यानी नेट चार्ज क्या मिलना चाहिए? जीरो। अगर ऐसा हुआ है तो यार नेट चार्ज जीरो मिल रहा होगा। आगे देखिए इस केस में क्या हुआ। इन दिस केस देयर आर एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयंस occupying interstitial sites and electrons in another interstitial sites are trapped to maintain electrical neutrality। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रैप होंगे दूसरी नियर बाय इंटरस्टिशियल साइट में ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो। तो क्या हुआ? रेशियो डिस्टर्ब हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। पहले देखिए फॉर्मूला था AnBn, बाद में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? An-Bn हो जाएगा। मतलब ये नंबर ऑफ कैटायंस इंक्रीज हुए, नंबर ऑफ कैटायंस इंक्रीज हुए हैं, नंबर ऑफ एनायंस उतने ही मिल रहे हैं, ठीक है जी। पहले देखिए जितने नंबर ऑफ कैटायंस थे, इससे नंबर ऑफ कैटायंस इंक्रीज हुए हैं क्योंकि कुछ A प्लस एंटर हुए हैं, ठीक है जी। एक एंटर हुआ है, दो हुए हैं, इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, लेकिन एंटर हुए हैं, ठीक है जी। नंबर ऑफ कैटायंस इस केस में क्या हुए हैं? देखिए इंक्रीज हुए हैं। अगर नंबर ऑफ कैटायंस इस केस में इंक्रीज हुए हैं तो नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट आएगा। पहले नंबर ऑफ कैटायंस जितने मिल रहे थे उतने नंबर ऑफ कैटायंस अब नहीं मिल रहे होंगे क्योंकि यार इंक्रीज हुए हैं, तो इस प्रकार से रेशियो आपको सेम नहीं मिल पाएगा। बिफोर डिफेक्ट, आफ्टर डिफेक्ट, बिफोर डिफेक्ट, आफ्टर डिफेक्ट, आफ्टर डिफेक्ट, ये रेशियो यार आपको सेम नहीं मिल पाएगा। हम क्या बोल देंगे? हम बोल देंगे डिफेक्ट आया है और रेशियो सेम नहीं मिलता है तो कौन सा डिफेक्ट आया है? यार नॉन स्टोइक्योमेट्रिक आया है। और नंबर ऑफ A प्लस, देखिए नंबर ऑफ A प्लस इंक्रीज हो रहे हैं, ध्यान से देख सकते हैं, A प्लस एंटर हुआ है,
A+ इंक्रीज हुए हैं, तो ऐसा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होगा जिसके आने की वजह से देखिए कैटायन का नंबर इंक्रीज हुआ है, मेटल एटम जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं ये इंक्रीज हुए हैं, तो आप क्या बोल देंगे, इसे आप मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोल देंगे। आई होप दोस्तों आपने इसमें अंडरस्टैंडिंग बनाई होगी, इसमें आपको कोई डाउट होगा नहीं। तो एक और एग्जांपल देख सकते हैं, m प्लस एक्स माइनस एम प्लस एक्स माइनस एम प्लस एक्स माइनस, हर m प्लस के बाद x माइनस आप इस प्रकार से ड्रॉ कर लेंगे, यानी आपके पास होगा mn xn इस टाइप का आयनिक कंपाउंड बिफोर डिफेक्ट। मामला क्लियर है, पिक्चर आपको क्लियर है। अब देखिए किसी इंटरस्टिशियल साइट को एक्स्ट्रा m प्लस ने ऑक्यूपाई कर लिया है, दिस m प्लस इज एक्स्ट्रा m प्लस ने ऑक्यूपाई कर लिया है, और नियर बाय इंटरस्टिशियल साइट को इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई कर लिया है, नियर बाय इंटरस्टिशियल साइट को इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई कर लिया है, तब भी यार इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी, पहले भी नेट चार्ज 0 था, अब भी नेट चार्ज 0 है, लेकिन अब फॉर्मूला MnXn से चेंज होकर क्या हो जाएगा, अगर एक्स्ट्रा m प्लस आया है तो ये हो जाएगा Mn डैश xn। हाँ, x माइनस का नंबर यहां चेंज नहीं हुआ, लेकिन एक्स्ट्रा m प्लस आने से m प्लस का नंबर यहां पर क्या कर गया है, इंक्रीज कर गया है। वेयर n डैश इज मोर देन n डैश इज मोर देन n, इस n से ये n डैश क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब इधर से इधर जाने पर नंबर ऑफ कैटायंस इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ कैटायंस इंक्रीज हो रहे हैं, यानी मेटल एक्सेस डिफेक्ट आ रहा है। कौन सा डिफेक्ट मिल रहा है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट मिल रहा है। कैटायन एनायन का रेशियो सेम नहीं है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है, और यार मेटल एटम्स, मेटल आयंस ये इंक्रीज हो रहे हैं, तो हम क्या बोल देंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट आ रहा है एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल साइट में मिलने की वजह से। मुझे लगता है पिक्चर आपको क्लियर होगी कि इसके अलावा भी मेटल एक्सेस डिफेक्ट आने की कोई और पॉसिबिलिटी है, एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल साइट में मिले, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है क्या, सोचिए, दिमाग लगाइए, सोचिए। हाँ, पॉसिबिलिटी तो है। हमें तो रेशियो चेक करना है, नंबर ऑफ कैटायन बाय नंबर ऑफ एनायन। ये रेशियो 2 प्रकार से यार इंक्रीज हो सकता है, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है ये जो रेशियो है नंबर ऑफ कैटायंस बाय नंबर ऑफ एनायंस, ये रेशियो इंक्रीज होना चाहिए। अगर ये रेशियो इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या बोल देंगे, नॉन मेटल एटम्स के रिस्पेक्ट में, नॉन मेटल आयंस के रिस्पेक्ट में मेटल एटम्स का नंबर और मेटल आयंस का नंबर इंक्रीज हो रहा है। अगर ये रेशियो इंक्रीज हो रहा है तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट मिल रहा है। अब ये रेशियो इंक्रीज किस प्रकार से हो रहा है, ये आपको दिमाग लगाना है। कितनी पॉसिबिलिटीज हैं ये रेशियो इंक्रीज होता हुआ आपको मिल पाए, मुझे लगता है 2 पॉसिबिलिटीज है। कौन कौन सी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, देखिए, एक पॉसिबिलिटी तो यार ये रेशियो इंक्रीज होने की ये है, नंबर ऑफ कैटायंस इंक्रीज हो जाएं, नंबर ऑफ कैटायंस इंक्रीज हो जाएं, जो कि केस हम देख चुके हैं, एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर ले, एक पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी यार ये है, रेशियो इंक्रीज तब हो जाए जब नंबर ऑफ एनायंस कम हो जाएं। अरे वाह, नंबर ऑफ कैटायंस इंक्रीज होने से भी ये रेशियो इंक्रीज हो रहा होगा, और यार नंबर ऑफ एनायंस कम होने से भी रेशियो इंक्रीज हो रहा होगा, मतलब मेटल एक्सेस डिफेक्ट आ रहा होगा। ये रेशियो क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है जी। तो देखिए, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू लॉस ऑफ नॉन मेटल एटम्स, जी हां बिल्कुल सही देख रहे हैं, एक्स्ट्रा कैटायन आने से आपको नंबर ऑफ कैटायंस बाय नंबर ऑफ एनायंस का रेशियो इंक्रीज होता हुआ मिल रहा होगा, उसे भी आप मेटल एक्सेस बोलेंगे। और यार एनायन बाहर जाने से, मतलब मेटल एटम के बाहर जाने से
-4 छोड़कर बाहर जाएगा, नहीं तो फिर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी। नॉन मेटल एटम के बाहर जाने की वजह से क्या होगा, नॉन मेटल एटम के बाहर जाने की वजह से भी यार ये रेशियो इंक्रीज हो रहा होगा, नंबर ऑफ कैटायंस बाय नंबर ऑफ एनायंस। नॉन मेटल एटम्स अगर डिक्रीज हो रहे हैं, अगर डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है तो रेशियो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उस केस में भी आप इस डिफेक्ट को क्या बोल देंगे यार, मेटल एक्सेस बोल देंगे, क्योंकि नॉन मेटल एटम्स का नंबर मेटल एटम्स के नंबर के कंपैरिजन में कम मिल रहा है, जितना होना चाहिए था आइडियल क्रिस्टल के अकॉर्डिंग उतना नहीं मिलता है। या फिर यूं बोल दें, मेटल एटम्स का नंबर नॉन मेटल एटम्स के नंबर के कंपैरिजन में ज्यादा मिल रहा है, रेशियो ज्यादा मिल रहा है। ठीक है जी, जितना आइडियल कंपाउंड में होना चाहिए था जिसमें डिफेक्ट नहीं है, उससे अगर कंपेयर किया जाए तो रेशियो आपको क्या मिल रहा है, नॉन मेटल एटम्स डिक्रीज होने से रेशियो आपको ज्यादा मिल रहा है। तो हम क्या बोल देंगे, रेशियो ज्यादा मिल रहा है मतलब मेटल एटम्स का नंबर नॉन मेटल एटम्स के नंबर के कंपैरिजन में ज्यादा है, रेशियो ज्यादा है। तो इस प्रकार से अगर यार नॉन मेटल एटम्स कम हो रहे होंगे, रेशियो इंक्रीज हो रहा होगा, मेटल एटम्स का नंबर नॉन मेटल एटम्स के नंबर के कंपैरिजन में ज्यादा मिल रहा होगा, तब भी आप इस डिफेक्ट को मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोल रहे होंगे। जी हाँ, नॉन मेटल एटम्स अगर बाहर जाएंगे तब भी हम इस डिफेक्ट को मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोल रहे होंगे। देखिए, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट may be visualized as loss of non-metal atoms which leave their electrons behind in order to maintain electrical neutrality। अगर यार यहां से B माइनस बाहर चला जाए, लोचा हो जाएगा। क्या लोचा हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। पहले जब B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस इस प्रकार से मिल रहे थे इस क्रिस्टल लैटिस में, तो नेट चार्ज 0 मिल रहा था। अब अगर B माइनस बाहर चला जाए, एक B माइनस बाहर चला जाए, चार्ज +1 हो जाएगा। 2 B माइनस बाहर चले जाए, चार्ज +2 हो जाएगा, नेट चार्ज 0 नहीं मिलेगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो यार मेंटेन होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए यार देखिए इस प्रकार से B माइनस बाहर नहीं जाएगा। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए नॉन मेटल एटम बाहर जाएगा, इलेक्ट्रॉन पीछे छोड़कर जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होगा, या तो किसी इंटरस्टिशियल साइट में मौजूद होगा, या फिर जहां पर B माइनस था वहीं पर इलेक्ट्रॉन मिल रहा होगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन छोड़कर कौन गया होगा बाहर, इलेक्ट्रॉन छोड़कर यार बाहर B गया होगा। B माइनस नहीं जाएगा, कौन जाएगा, B जाएगा। अगर B बाहर जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां मिल रहा होगा, या तो इंटरस्टिशियल साइट में मिल रहा होगा, या फिर जहां पर B मौजूद था वहां पर इलेक्ट्रॉन मिल रहा होगा। तो हम बोल देंगे इस केस में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होगी यार, मेंटेन होगी। मामला क्लियर है। तो यार इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए यहां देखिए B बाहर जाएगा और इलेक्ट्रॉन को पीछे छोड़कर जाएगा, ताकि नेट चार्ज अब भी क्या मिल पाए, 0 मिल पाए। आई होप आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। अगर यार आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया है, तो जिस पोजीशन को इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई किया होगा, इस पोजीशन को बोला जाएगा एफ सेंटर। क्या बोला जाएगा, ये भी अपने दिमाग में कैद कर लें, इसे बोला जाएगा एफ सेंटर। इसे हम एफ सेंटर बोलेंगे। ये कहां से डिराइव्ड है यार, फार्ब से डिराइव्ड है। जर्मन वर्ड फार्ब, इसका मतलब है कलर। क्या मीनिंग है इसका, कलर। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन यहां पर B माइनस की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा होगा, या इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। द वैकेंसीज वेयर दीज इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड आर कॉल्ड एफ सेंटर्स। एफ मींस फार्ब, जर्मन वर्ड विच मींस कलर। जी हाँ, इसका मतलब कलर है। एफ सेंटर शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। जी हाँ, एफ सेंटर आने से हम बोल देंगे, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन ट्रैप होने से हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे एफ सेंटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। जी हाँ, इससे आपको आयनिक कंपाउंड का स्पेसिफिक कलर मिल रहा होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। पैरामैग्नेटिज्म, जी हाँ, इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से अनपेड मिल रहे हैं तो पैरामैग्नेटिज्म मिल रहा होगा। और यार कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही होगी, इस प्रकार से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं तो यार कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही होगी। तो एफ सेंटर की वजह से क्या होगा यार, कलर अपीयर होगा। जी हाँ, किस प्रकार से कलर अपीयर होगा ये आप देखने वाले हैं। कंपाउंड्स को जब हम हीट कर रहे होंगे ऐसा डिफेक्ट आएगा। तो आपने नोटिस किया होगा, पहले भी नोटिस किया होगा
स्पेसिफिक कलर इंपार्ट करते हैं कंपाउंड्स, और ये कलर एफ सेंटर आने की वजह से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से कलर यहां पर मिल रहा होगा। किसकी वजह से? पैरामैग्नेटिज्म होगा। जी हाँ, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिज्म भी होगा। पैरामैग्नेटिज्म क्या है? इस प्रकार के अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये वीकली अट्रैक्टेड होंगे। तो हम क्या बोल देंगे? हम बोल देंगे यार इन अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे होंगे, और अगर ये टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे होंगे तो अट्रैक्टेड होंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो ये बिहेवियर होगा पैरामैग्नेटिज्म। क्या होगा? पैरामैग्नेटिज्म। इस प्रकार से यार अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट भी होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिविटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। मामला क्लियर है? तो यार इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन ट्रैप होने से कलर, पैरामैग्नेटिज्म, कंडक्टिविटी पर हम कमेंट कर पाएंगे। चलिए मेनली हमें कलर की बात करनी है। पैरामैग्नेटिज्म, कंडक्टिविटी की हमने साथ में बात कर ली है, लेकिन हमें यहां पर मेनली कलर की बात करनी है। NaCl को हीट करने पर, नमक को हीट करने पर, आपके घर में होगा यार NaCl, हीट करके देखिए, मम्मी मारेगी है ना, ध्यान से आप हीट कीजिएगा, अकेले में हो तभी हीट कीजिएगा, ठीक है ना। हीट करेंगे क्या होगा? येलो कलर अपीयर होगा। अब सवाल उठता है येलो कलर क्यों अपीयर होगा? तो यार इसका मैकेनिज्म आपको बताना चाहूंगा। जब काफी ज्यादा आप NaCl को हीट कर देंगे तो यहां से यार Cl2 गैस बनने की पॉसिबिलिटी है, और जब एक Cl गया होगा, देखिए एक Cl अपनी पोजीशन छोड़कर गया होगा तो पीछे इलेक्ट्रॉन छोड़ गया होगा। नॉन मेटल एटम जब बाहर जाएगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट जब हमें मिल रहा होगा, नॉन मेटल एटम जब बाहर जाएगा, तो ऐसे केस में, ऐसे हालात में यार पीछे इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाएगा। देखिए यहां हमने बात की इस प्रकार से नॉन मेटल एटम बाहर जाएगा, हमें नंबर ऑफ कैटायंस बाय नंबर ऑफ एनायंस, ये रेशियो इस प्रकार से मिलता है। जब नॉन मेटल एटम बाहर जाएगा तो एनायन का नंबर डिक्रीज कर रहा होगा, ये ओवरऑल रेशियो क्या कर रहा होगा? इंक्रीज कर रहा होगा। आफ्टर डिफेक्ट आइडियल कंपाउंड के केस में जो रेशियो मिल रहा था, यहां देखिए नॉन मेटल एटम बाहर जाने की वजह से इसकी वैल्यू क्या कर रही होगी? नंबर ऑफ कैटायन बाय नंबर ऑफ एनायन, इसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही होगी। तो हम क्या बोल देंगे? हम बोल देंगे मेटल एटम्स, मेटल आयंस का नंबर नॉन मेटल एटम्स, नॉन मेटल आयंस के नंबर के कंपैरिजन में क्या है? ज्यादा है। तो कौन सा डिफेक्ट होगा? मेटल एक्सेस। तो यहां जो नॉन मेटल एटम बाहर गया होगा, इलेक्ट्रॉन छोड़कर बाहर गया होगा, यहां देखिए हीट करने पर जो क्लोरीन एटम बाहर गया होगा Cl2 की फॉर्म में, क्लोरीन गैस की फॉर्म में, देखिए अगर ये बाहर गया होगा इस प्रकार से तो पीछे इलेक्ट्रॉन छोड़कर गया होगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से इंटरस्टिशियल साइट को ट्रैप करता है, या जहां पर Cl- मौजूद था उस साइट को ट्रैप करता है, तो हम क्या बोल देंगे? हम बोल देंगे यार ये एफ सेंटर होगा, और एफ सेंटर की वजह से कलर देखने को मिलता है। इसी वजह से इसको हीट करने पर येलो कलर मिल रहा है। येलो कलर एफ सेंटर की वजह से मिल रहा है। ऐसे ही LiCl को हीट करेंगे, पिंक कलर मिल रहा होगा एफ सेंटर की वजह से। KCl को हीट करेंगे, वोलेट कलर मिल रहा होगा। और ये तो एनसीईआरटी बुक में है, काफी सारे एग्जाम्स में आ भी चुका है, जेई नीट एम्स में आ चुका है। ZNO को हीट करेंगे क्या होगा? देखिए इस प्रकार से O2 गैस बनने की पॉसिबिलिटी है, ऑक्सीजन निकल रहा होगा, O2 माइनस से क्या निकल रहा होगा? ऑक्सीजन निकल रहा होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन ये पीछे छोड़कर जाएगा। ठीक है जी, यहां देखिए O2 माइनस से ऑक्सीजन बाहर जाएगा, और ये O2 बनाना चाहता है, O2 गैस की फॉर्म में ये फुर हो जाएगा, उड़ जाएगा। मामला क्लियर है? तो यार नॉन मेटल एटम के बाहर जाने की वजह से मेटल एक्सेस डिफेक्ट आ रहा होगा, और यहां O2 माइनस आयंस थे। यहां कौन से आयंस थे? O2 माइनस आयंस थे, ऑक्साइड आयंस थे। तो यार ये देखिए O2 गैस बना रहे होंगे, नेट चार्ज क्या मिलता है इन पर? 0 मिलता है।
ऐसे एटम्स पर नेट चार्ज 0 मिलता है, यानी पीछे इलेक्ट्रॉन छोड़कर गए होंगे। ये इलेक्ट्रॉन यार जिस साइट को ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, हम क्या बोल देंगे, इनसे फॉर्मेशन हुई है एफ सेंटर की, और एफ सेंटर तो यार कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ हीट करने पर, जेडेनो को हीट करने पर, जेडेनो को हीट करते हैं यार, क्या होगा, येलो कलर देखने को मिल पाएगा। पहले कलर कैसा था, व्हाइट था। इस प्रकार से एफ सेंटर की फॉर्मेशन की वजह से व्हाइट कलर इसका चेंज होगा, हीट करने पर किसमें तब्दील होगा, येलो में। इस प्रकार से कलर चेंज देखने को मिल रहा हो आयनिक कंपाउंड्स को हीट करने पर, तो आपके दिमाग में हमेशा एक बात जानी चाहिए कि कहीं नॉन मेटल एटम्स बाहर तो नहीं गए हैं, कहीं इलेक्ट्रॉन तो ट्रैप नहीं हुए हैं, कहीं एफ सेंटर की फॉर्मेशन तो नहीं हुई है। जी हाँ, जरूर एफ सेंटर की फॉर्मेशन हुई होगी, तभी इस प्रकार से कलर में चेंज देखने को मिल पाया होगा। आई होप यार आपने इस पूरी कहानी को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर आपने मेटल एक्सेस के दोनों ही केसेस को जान लिया है, या तो एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर रहा है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन भी अंदर आया है, इलेक्ट्रॉन भी इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर रहा है, एक केस तो ये था। या फिर नॉन मेटल एटम अपनी पोजीशन को छोड़कर पतली गली से बाहर निकल गया है, इलेक्ट्रॉन छोड़कर, एनायन की फॉर्म में था, और नॉन मेटल एटम बाहर निकल गया है इलेक्ट्रॉन छोड़कर, और जहां इलेक्ट्रॉन ट्रैप हुए हैं उसे हम एफ सेंटर बोल देंगे। क्या बोल देंगे, एफ सेंटर। एफ सेंटर यार कलर, पैरामैग्नेटिज्म, कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये पॉइंट आपने जान लिया है। तो बारी है यार मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट को जानने की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मेटल डेफिशिएंट यानी कैटायन का नंबर डिक्रीज हो रहा होगा। These contain less number of positive ions यानी cations than negative ions as indicated by stoichiometry, as indicated by ratio। ठीक है ना, नंबर ऑफ cations by नंबर ऑफ anions। यहां देखिए जो रेशियो है नंबर ऑफ cations by नंबर ऑफ anions, ये रेशियो इंडिकेट करता है कि cations का नंबर रिलेटिवली क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। जो आइडियल कंपाउंड में जिसमें डिफेक्ट नहीं था उससे कंपेयर करने पर रेशियो हमें कम मिल रहा है। कैटायन का नंबर डिक्रीज करने की वजह से भी ये रेशियो कम मिल सकता है, या फिर यार एनायन का नंबर इंक्रीज करने की वजह से भी रेशियो मिल सकता है। दो पॉसिबिलिटी हमारे पास होंगी, कैटायन वैकेंसी या फिर एक्स्ट्रा एनायन ऑक्यूपाई कर रहा हो इंटरस्टिशियल साइट को। ये रेशियो डिक्रीज होने की हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। नंबर ऑफ कैटायन बाय नंबर ऑफ एनायन, ये रेशियो डिक्रीज कर रहा होगा तो हम क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे यार मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट आया है। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी को हमें कवर करना है। सबसे पहले कैटायन वैकेंसीज की बात करनी है। कैटायन के बाहर जाने की वजह से जो मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट आया होगा इसकी हमें बात करनी है। कैटायन मेटल एटम पर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ही तो बना होगा, मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की वजह से ही तो यार कैटायन की फॉर्मेशन हुई होगी। जब आयनिक कंपाउंड बना होगा ईश्वर की मर्जी से, है ना, जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ होगा तब आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई होगी। तब क्या हुआ होगा, मेटल एटम से इलेक्ट्रॉन का लॉस ही तो हुआ होगा। मेटल ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, प्लस माइनस चार्ज बने और आयनिक कंपाउंड बन गया। यही तो यार नेचर का करिश्मा हुआ होगा। अगर ये करिश्मा हुआ होगा तो यार मेटल एटम्स कौन से एटम्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायंस। मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट कौन सा डिफेक्ट होगा, जहां यार मेटल एटम्स का नंबर, मेटल आयंस का नंबर, कैटायंस का नंबर डिक्रीज हो रहा हो, यानी कैटायन वैकेंसीज मिल रही हो। इन सम केसेस पॉजिटिव आयंस may be missing from their lattice site। ठीक है, कैटायन वैकेंसीज मिल रही हो, यानी पॉजिटिव आयंस कैटायंस लैटिस साइट से क्या मिल रहे हो, मिसिंग मिल रहे हो। द एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज मे बी बैलेंस। जी हाँ, अगर पॉजिटिव आयंस अपनी नॉर्मल पोजीशन से मिसिंग होंगे तो फिर नेगेटिव चार्ज आएगा। वह नेगेटिव चार्ज कैसे बैलेंस होगा, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज मे बी बैलेंस्ड बाय some nearby metal ion acquiring more positive charge। क्या होगा, अगर A प्लस गया होगा तो उसके अगल बगल
कहीं पर जो A प्लस ये अपने ऑक्सीडेशन नंबर को, कोई दूसरा A प्लस अपने ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज कर रहा होगा, तभी तो यार टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव के इक्वल मिल पाएगा। A प्लस अगर बाहर चला गया है, मेटल आयन अगर बाहर चला गया है, इसकी वजह से तो यार नेगेटिव चार्ज आ जाना चाहिए अगर A प्लस बाहर गया है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहां पर मेंटेन होनी चाहिए तो क्या होगा फिर, जहां से A प्लस बाहर गया होगा उसके नियर बाय नेबरिंग कोई दूसरा A प्लस ऑक्सीडाइज हो जाए, अपने प्लस चार्ज को बढ़ा ले, तो क्या होगा, डिफेक्ट तो आ ही जाएगा। A प्लस के जाने की वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी साथ में मेंटेन हो जाएगी। ठीक है जी। अब A प्लस को जाना है, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता है, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन यार कम से कम स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा डिक्रीज करनी चाहिए थी उतनी ज्यादा डिक्रीज ना कर पाए, है ना। ऐसा ना हो कि आयनिक कंपाउंड तहस नहस हो जाए। तो इसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन होना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन होगी ये मैंने आपको बताया है। जहां से A प्लस बाहर गया है उसके नियर बाय कोई दूसरा A प्लस अपने आप को ऑक्सीडाइज करते हुए, अपने प्लस को इंक्रीज करते हुए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा होगा। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज पॉसिबल इन मेटल्स विच शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जी हां, ऐसी मेटल्स जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करती हैं वहां पर मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट आ सकता है। जैसे आयरन को ही देख लो यार, आयरन को ही देख लो, आयरन की 2 प्लस भी पॉसिबल है, आयरन की 3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट भी पॉसिबल है। इस प्रकार से ये केस है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का। अगर आयरन 2 प्लस बाहर जा रहा है तो नियर बाय आयरन 3 प्लस की फॉर्म में एग्जिस्ट करने लग जाएंगे। और किस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से ताकि पॉजिटिव चार्ज बैलेंस हो जाए। जितना डिफेक्ट आने से पहले पॉजिटिव चार्ज था उतना ही डिफेक्ट आने के बाद पॉजिटिव चार्ज मिल जाए तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा। पहले भी जीरो था, बाद में भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखिए यार, यहां पर आइडियल क्रिस्टल की बात की जाए तो A प्लस मिलना चाहिए था। अब ये प्लस यहां से बाहर चला गया है, यहां A प्लस मिलना चाहिए था लेकिन A प्लस नहीं मिल रहा है। इसका क्या मतलब है, A प्लस यहां से बाहर चला गया है, बाहर चला गया है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कैटायन वैकेंसी आ गई है। A प्लस बाहर चला गया, इसका क्या मतलब, कैटायन वैकेंसी आ गई है। अब यार पॉजिटिव चार्ज को कैसे बैलेंस किया जाएगा, जितना पॉजिटिव चार्ज पहले डिफेक्ट आने से पहले मिल रहा था उतना फिर बाद में कैसे मिल पाएगा। मैंने आपको बताया था ऐसा डिफेक्ट वहां पर आएगा जहां पर मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर सकती हो, यानी नेबरिंग आयन, कोई नेबरिंग आयन अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। कि देखिए नेबरिंग A प्लस अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है और यहां देखिए चार्ज कितना मिलता है, 2 प्लस चार्ज मिलता है। मामला क्लियर है, इसने अपने आप को ऑक्सीडाइज किया होगा और +1 से चार्ज इंक्रीज होकर +2 मिल रहा होगा। मतलब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई होगी तभी जाकर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो पाएगी। मेटल हैविंग हायर चार्ज ये है, ठीक है, क्लियर है। टोटल पॉजिटिव चार्ज बाद में भी यार टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल मिलना चाहिए। अगर यहां से A प्लस गया है तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाना चाहिए, लेकिन डिक्रीज होगा नहीं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है मेंटेन होनी चाहिए। कैसे मेंटेन होगी फिर, कैसे मेंटेन होगी, नियर बाय कोई दूसरा आयन A प्लस आयन अपने आप को ऑक्सीडाइज कर ले। अगर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, हायर प्लस में एग्जिस्ट कर सकता है, तो यार इस प्रकार से देखिए नेबरिंग A प्लस ने अपने चार्ज को इंक्रीज करते हुए टोटल पॉजिटिव इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव यहां बना दिया है। और बाद में भी डिफेक्ट आने के बाद भी नेट चार्ज जीरो मिल रहा है, यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन मिल रही है। कि कौन सा डिफेक्ट होगा, अब देखिए टोटल चार्ज बेशक से जीरो मिल रहा हो, नंबर ऑफ कैटायंस तो डिक्रीज हुए हैं, नंबर ऑफ A प्लस मेटल आयंस तो डिक्रीज हुए हैं, तो मेटल डेफिशिएंट होगा यार। इस केस में जो रेशियो है नंबर ऑफ कैटायंस बाय नंबर ऑफ एनायंस, बाय नंबर ऑफ एनायंस, ये रेशियो तो यार डिक्रीज हुआ है। कैटायंस डिक्रीज होने की वजह से नो डाउट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सेम है, लेकिन यार A प्लस का नंबर तो कम हुआ है। इस प्रकार से रेशियो
नंबर ऑफ कैटायंस बाय नंबर ऑफ एनायंस की रेशियो डिक्रीज हुआ है, नंबर ऑफ कैटायंस डिक्रीज हुए हैं, तो क्या बोलेंगे? मेटल डेफिशिएंट बोलेंगे। और यार ये रेशियो ऐसे भी तो डिक्रीज हो सकता है, ये रेशियो नंबर ऑफ कैटायंस बाय नंबर ऑफ एनायंस, ये रेशियो यार ऐसे भी तो डिक्रीज हो सकता है। कैटायंस उतने ही हो, कैटायंस उतने ही हो, एनायंस का नंबर इंक्रीज हो जाए, कैटायंस तो उतने ही हो लेकिन एनायंस बढ़ जाए, एक्स्ट्रा एनायन एंटर हो जाए बाहर से, तब भी तो यार ये रेशियो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। जी हाँ, ये रेशियो डिक्रीज हो, इसकी दो पॉसिबिलिटी हमारे पास है। पहली पॉसिबिलिटी ये है नंबर ऑफ कैटायंस कम हो जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है नंबर ऑफ एनायंस बढ़ जाए। तो एनायंस के रिस्पेक्ट में कैटायंस क्या मिल जाएंगे? कम मिल जाएंगे। तब भी तो आप इसको क्या बोल देंगे? मेटल डेफिशिएंट बोल देंगे। क्या बोल देंगे? मेटल डेफिशिएंट। तो नोट कीजिए सेकंड केस मेटल डेफिशिएंट का, नोट कीजिए, एक्स्ट्रा एनायंस ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स। जी हाँ, एनायंस का नंबर इंक्रीज करने की वजह से रेशियो आपको क्या मिल रहा है? कम मिल रहा है। ठीक है, मतलब मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट मिल रहा है। नॉन मेटल एटम्स के कंपैरिजन में मेटल एटम्स का नंबर कम मिल रहा है। जितना आइडियल केस में मिलता है, जो रेशियो आइडियल केस में मिलता है उस रेशियो से यार रेशियो कम मिल रहा है। यानी स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब हुई है और इस प्रकार से डिस्टर्ब हुई है, नंबर ऑफ कैटायंस कम मिल रहे हैं नंबर ऑफ एनायंस के रिस्पेक्ट में। डिफेक्ट आने के बाद ऐसा डिफेक्ट क्या होगा? मेटल डेफिशिएंट होगा। इन दिस केस एक्स्ट्रा एनायंस मे बी ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल पोजीशन। जी हाँ, एक्स्ट्रा एनायंस इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे होंगे। ऐसा डिफेक्ट यार रेयर होगा। अब आप सोचेंगे रेयर क्यों होगा? इसलिए रेयर होगा, एनायन तो बड़ा होता है, वॉइड छोटा होता है। छोटे वॉइड में ये बड़ा आयन ट्रैप हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी कम है। लेकिन जहां पर देखिए एनायन फिट हो सकता है वॉइड में, वहां देखिए ऐसा डिफेक्ट आपको मिल जाएगा। तो रेयर केसेस में ऐसा डिफेक्ट मिल रहा होगा। द एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय एक्स्ट्रा चार्ज ऑन एडजेसेंट मेटल आयन। यहां भी देखिए एनायन आने की वजह से, एनायन ट्रैप होने की वजह से एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसे बैलेंस करने के लिए नियर बाय कोई कैटायन अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। ये भी यार तभी वैलिड होगा इस टाइप का डिफेक्ट जब यार वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट किसी मेटल की हो सकती है, उसी मेटल में यार ऐसा डिफेक्ट देखने को मिल पाएगा। अगर इंटरस्टिशियल साइट को किसी एनायन ने ऑक्यूपाई किया है तो नेबरिंग आयन अपने पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज कर रहा होगा ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो पाए। जब A प्लस बी माइनस A प्लस बी माइनस इस प्रकार से थे ये आयंस, तो नेट चार्ज 0 मिल रहा था। अब देखिए B माइनस आया है तो नेट चार्ज -1 हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अगर B माइनस ही यहां पर हो और नियर बाई कैटायन ऑक्सीडाइज ना हुआ हो तो नेगेटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। डिस्टर्ब तो होनी नहीं चाहिए, डिस्टर्ब हो जाएगी तो यार स्टेबिलिटी भी डिस्टर्ब हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए फिर क्या होगा? नियर बाई कैटायन अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा ताकि यार एक माइनस अगर आया है तो एक यूनिट से प्लस क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, नेट चार्ज क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। मामला क्लियर है? सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नॉट कॉमन, कॉमन नहीं है, बिकॉज नेगेटिव आयंस आर यूजुअली वेरी लार्ज। यूजुअली नेगेटिव आयंस क्या होते हैं? वेरी लार्ज होते हैं and cannot fit into and cannot easily fit into interstitial sites। ये आसानी के साथ interstitial sites को ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे। ऐसे केसेस में यार ऐसा डिफेक्ट आ सकता है जहां पर एनायन फिट हो पाए इंटरस्टिशियल साइट में। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, जनरली एनायन बड़े होते हैं इंटरस्टिशियल साइट में, इस प्रकार से फिट नहीं हो पाएंगे, यानी इस प्रकार से क्रिस्टल लैटिस में एंटर नहीं हो पाएंगे। ये डिफेक्ट देखने को नहीं मिल पाएगा, ये डिफेक्ट कॉमन नहीं है। इस केस में एनायन ने इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई किया होगा और कोई नियर बाई कैटायन अपने पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज कर पाएगा। ऐसे केस में यार आपका मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट आ सकता है एनायन के एंटर होने की वजह से। एनायन यार ट्रैप भी हो पाए और नियर बाई कैटायन अपने पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज भी कर पाए, तभी जाकर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो पाएगी। नंबर ऑफ कैटायंस नंबर ऑफ एनायंस का जो रेशियो है आइडियल कंपाउंड के केस में जो मिल रहा था, इससे यार ये क्या मिल रहा होगा? कम मिल रहा होगा। नंबर ऑफ एनायंस ज्यादा मिलने की वजह से नंबर ऑफ कैटायंस नंबर ऑफ एनायंस के रिस्पेक्ट में
कम मिल रहे होंगे, रेशियो हमें कम मिल रहा होगा, तो ऐसे केस में हम बोल देंगे स्टोइक्योमेट्री तो डिस्टर्ब हुई ही है और मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट है। एनायंस की कंपैरिजन में कैटायंस कम मिल रहे हैं, जितने आइडियल कंपाउंड में मिलने चाहिए थे जिसमें डिफेक्ट नहीं है उसकी कंपैरिजन में कम मिल रहे हैं नंबर ऑफ कैटायंस नंबर ऑफ एनायंस के रिस्पेक्ट में। मामला क्लियर है? तो मेटल डेफिशिएंट होगा। कई बार यार आप देखते होंगे इस प्रकार से एक रेंज देखते होंगे कंपाउंड्स की, Fe 0.93O से लेकर Fe 0.96O, और मोस्ट ऑफ केसेस में आपको, ठीक है ना, Fe 0.95O दिखाई दिया होगा। कहीं क्वेश्चंस में, कहीं थ्योरी में आपको ऐसा देखने को मिला होगा जब भी आपने कोई बुक रेफर की होगी। ऐसा क्यों? इस प्रकार के कंपाउंड्स क्यों मिलते हैं? देखिए यार, इस प्रकार के कंपाउंड्स मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट की वजह से मिलते हैं। ये एक टिपिकल एग्जांपल है मेटल डेफिशिएंट का। किस प्रकार से मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट यहां पर आया होगा? देखिए यार, जरूर FeO में कुछ Fe2+ को डिस्प्लेस किया होगा Fe3+ ने, ठीक है। अगर यहां पर Fe2+ को रिप्लेस किया जाए Fe3+ से तो होगा क्या? होगा ये नंबर ऑफ Fe2+ नंबर ऑफ O2- के कंपैरिजन में कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे? क्योंकि यार कुछ Fe2+ को Fe3+ ने क्या किया होगा? रिप्लेस किया। इनफैक्ट नंबर ऑफ Fe कम हो जाएंगे नंबर ऑफ O से। क्यों? क्योंकि यार 2Fe3+ कैन रिप्लेस 3Fe2+, तभी तो चार्ज आपको क्या मिल पाएगा? पॉजिटिव चार्ज से मिल पाएगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो पाएगी। क्योंकि देखिए 6+ चार्ज अंदर आएगा तो 6+ चार्ज बाहर भी जाना चाहिए। अगर 2Fe3+ आएंगे तो 3Fe2+ को बाहर जाना पड़ेगा। तो आप क्या देख रहे हैं? आप इस केस में कैटायन का नंबर डिक्रीज होता हुआ देख रहे हैं। अगर आयरन 3+ अंदर आएंगे तो ज्यादा आयरन 2+ बाहर जा रहे होंगे। तो नंबर ऑफ आयरन का नंबर एनायन के रिस्पेक्ट में, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा होगा? आयरन आयंस का नंबर O2- आयंस के कंपैरिजन में, या फिर आयरन एटम्स का नंबर O एटम्स के कंपैरिजन में डिक्रीज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। क्योंकि यार 2Fe3+ आएंगे तो 3Fe2+ बाहर जाएंगे। तो पहले अगर रेशियो 1:1 था डिफेक्ट आने से पहले, Fe3+ आने से, जितने Fe3+ अंदर एंटर हुए, इनके एंटर होने से, आने से ज्यादा अगर Fe2+ बाहर जाएंगे, ये 2 आएंगे तो 3 Fe2+ बाहर जाएंगे। तो पहले जो रेशियो 1:1 मिल रहा था, अब आयरन एटम्स का नंबर ऑक्सीजन एटम्स के कंपैरिजन में कम मिल रहा होगा। तो 1 से कम होकर कितना हो सकता है? 0.95 हो सकता है। 0.93 से लेकर प्रैक्टिकली देखा गया है 0.96 के बीच कुछ भी आपको मिल रहा होगा, या इतना मिल रहा होगा, इतना मिल रहा होगा। किसके रिस्पेक्ट में? ऑक्सीजन एटम 1 हो तो इसके रिस्पेक्ट में। मामला क्लियर है? तो ये इस प्रकार से Fe 0.93O1, Fe 0.96O1 या फिर Fe 0.95O1 ये कब मिलता है? ऐसा फॉर्मूला कब मिलता है? जब इस प्रकार से हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट का आयन अगर अंदर एंटर हो रहा हो और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का आयन बाहर जा रहा हो। तो कम आयन हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एंटर होने की वजह से ज्यादा आयन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के बाहर जा पाएंगे। ज्यादा आयन अगर बाहर जा पाएंगे तो रेशियो 1:1 नहीं होगा। तो यहां देखिए 1 से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और कम कितनी हो जाएगी? डिपेंड करता है कितने आयरन 3+ अंदर एंटर हुए हैं। ज्यादा अगर एंटर होंगे तो वैल्यू और डिक्रीज हो जाएगी, 0.93 तक चली जाएगी। कम एंटर हुए हैं तो 0.96O1 मिल जाएगा, Fe 0.96O1 मिल जाएगा आपको ऐसे केस में। मामला क्लियर है ना आपको? मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा, इस प्रकार के फॉर्मूलाज आपको तब मिलते हैं जब मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट आता है। हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट के आयन ने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के आयन को क्या किया? रिप्लेस किया है। ऐसा तब मिलता है। यानी मेटल आयंस कम मिलते हैं, यहां देखिए कम आयंस ने ज्यादा आयंस को रिप्लेस किया है तो बाद में मेटल आयंस कम मिलते हैं। तो ये टिपिकल एग्जांपल होगा मेटल डेफिशिएंट का। ठीक है जी, चलिए देख लिया हमने, जस्ट देखना ही था। आगे चलते हैं। अब ढेर सारे क्वेश्चंस हमें करने होंगे यार अटेम्प्ट,
और ढेर सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए हम आगे चलेंगे। एक क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन हमें करना होगा डिस्कस। इससे अभी तक जितना हमने अंडरस्टैंड किया है इसमें पूरा कॉन्फिडेंस हमें मिल पाएगा। चलिए, मजा आ जाएगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा तो, है ना, समझ आएगा तो बेसिकली मजा आएगा। तो देखते हैं अभी तक आपने क्या सारी चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, इन सॉलिड स्टेट लैटिस कैटायन हैज लेफ्ट ए लैटिस साइट and is located at an interstitial position. The lattice defect is, कैटायन ने अपनी पोजीशन छोड़ दी है, किसी इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लिया है। ऐसे केस में स्टोइक्योमेट्रिक डिस्टर्ब नहीं होगी, ये स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट होगा। कौन सा डिफेक्ट होगा? शॉर्टकी में तो यार आयंस बाहर ही चले जाते हैं। अगर स्टोइक्योमेट्रिक होगा तो शॉर्टकी नहीं होगा, तो कौन सा होगा फिर? फ्रैंकल होगा। तो ये आंसर आ गया यार, देखते आंसर आ गया। अगर आपको फ्रैंकल डिफेक्ट की पूरी डेफिनेशन अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुकी है तो यार मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई डाउट आया होगा। ठीक है जी, कोई डाउट नहीं है तो यार इसके बाद ये देखिए, इसके बाद भैया ये देखिए, एक्चुअली क्वेश्चंस का जो सीक्वेंस है ना यार, ये जो मैं रखना चाहता था पता नहीं कैसे चेंज हो गया, जादू हो गया अपने आप, है ना, ये चेंज हो गया। तो इसलिए कोई नहीं, हम यहाँ पर मैन्युअली कर लेंगे, है ना, एक के बाद एक क्वेश्चन का जो सीक्वेंस मैं रखना चाहता हूं वो सेट कर लेंगे यार। शॉर्टकी डिफेक्ट डिफाइंस इम्परफेक्शन इन लैटिस स्ट्रक्चर। ठीक है, लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ ए। शॉर्टकी डिफेक्ट किस में देखने को मिलता है? गैस में, प्लाज्मा में, लिक्विड में, सॉलिड में। एम्स में आ चुका है, एम्स 2002 में आ चुका है। अरे भैया, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और इसमें डिफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सॉलिड्स में तो यार ये फ्रैंकल शॉर्टकी डिफेक्ट आएगा और किसी स्टेट में थोड़ी आएगा। तो आंसर आ गया, देखते ही आंसर आ गया। यहां देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। यहां देखिए, एन बीएन टाइप का कंपाउंड डिफेक्ट आने से पहले था। अब क्या हुआ? जितने कैटायन मिसिंग है उतने ही एनायन मिसिंग है। ऐसा तो यार शॉर्टकी डिफेक्ट में देखने को मिलता है। अगर पहले रेशियो 1:1 था, बाद में भी रेशियो 1:1 मिल रहा है नंबर ऑफ कैटायंस नंबर ऑफ एनायंस का। इसका क्या मतलब है? कुछ आयंस बाहर गए हैं, कुछ आयंस मिसिंग है, और रेशियो हमें क्या मिलता है? रेशियो हमें 1:1 मिलता है, डिस्टर्ब्ड नहीं मिलता, अनडिस्टर्ब्ड मिलता है। तो ये डिफेक्ट क्या होगा? ये शॉर्टकी डिफेक्ट होगा। बात बिल्कुल सही है, मास कम हुआ होगा, मास कम हुआ होगा तो मास बाय वॉल्यूम ये डिक्रीज हुआ होगा, डेंसिटी डिक्रीज हुई होगी, डेंसिटी डिक्रीजेस, ये भी करेक्ट है। NaCl इज एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप, ठीक है ना, इस टाइप का NaCl एग्जाम्पल होगा। या शॉर्टकी डिफेक्ट वहां पर आएगा जहां पर देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा हो। याद है ना आपको, जहां कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा हो तो वहां पर आयंस की बाहर जाने की टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी, तब शॉर्टकी डिफेक्ट आएगा। और साइज में डिफरेंस ज्यादा ना हो, ठीक है जी, तो यहां कोऑर्डिनेशन नंबर क्या मिलता है? कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर ज्यादा ही तो मिलता है, Na+Cl- का 6:6 में मिलता है। मामला क्लियर है? तो ज्यादा मिलता है तो शॉर्टकी डिफेक्ट इसमें आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। स्टोइक्योमेट्री ऑफ कंपाउंड विल चेंज स्लाइटली, ये गलत बात है यार, ये स्टेटमेंट गलत है, और गलत स्टेटमेंट को ही आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि यार शॉर्टकी डिफेक्ट स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट ऐसा डिफेक्ट है जिसके आने की वजह से स्टोइक्योमेट्री चेंज नहीं हुई है, स्टोइक्योमेट्री डिस्टर्ब नहीं हुई है। ठीक, और ये क्या कह रहा है? स्टेटमेंट डी क्या कहती है? स्टोइक्योमेट्री स्लाइटली चेंज होगी। गलत बात है भैया, स्टोइक्योमेट्री चेंज नहीं होगी, और गलत बात कोई पहचानना था तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चले आगे, चलिए भाई, चलिए 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 आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे यार ये दिया है, देखिए, व्हाट टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट इज इंडिकेटेड बाय द डायग्राम। AIEEE 2004 में आ चुका है। सोचकर बताएं यार, किस टाइप का डिफेक्ट यहां पर इस डायग्राम से इंडिकेटेड है? ये नंबरिंग नहीं की, पता नहीं कैसे, क्या जादू हुआ इसमें, है ना, हो जाता कभी कभी है क्या करे, भूत आ जाता कभी कोई पीपीटी में, है ना, अपने आप चीजें चेंज होने लगती है।
तो कोई टेंशन नहीं है, कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। आपका साथ अगर है तो साथ मिलकर कर लेंगे यार, कोई टेंशन नहीं है। देखिए, व्हाट टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट इज इंडिकेटेड इन द डायग्राम। कुछ कैटायंस कुछ एनायंस मिसिंग है, स्टोइक्योमेट्री हमें सेम मिल रही है, ठीक है। 1:1 पहले डिफेक्ट आने से पहले मिलता है कैटायन एनायन का, और 1:1 नंबर ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एनायन रेशियो बाद में मिलता है डिफेक्ट आने के बाद। तो यार ये डिफेक्ट होगा शॉर्ट की डिफेक्ट, देखते ही आइडिया हो गया है ये डिफेक्ट होगा शॉर्ट की डिफेक्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा यार एन बी एन अगर डिफेक्ट आने से पहले इसका फॉर्मूला है और डिफेक्ट आने के बाद अगर an माइनस एक्स बी एन माइनस एक्स ये फॉर्मूला मिलता है, 1:1 1:1 सेम रेशियो मिल रहा है, स्टोइक्योमेट्री मेंटेन्ड है। और इस प्रकार से अगर कैटायंस और एनायंस दोनों टाइप के आयंस मिसिंग हो विदाउट डिस्टर्बिंग द स्टोइक्योमेट्री, तो हम क्या बोल देंगे, डिफेक्ट की इस टाइप को क्या बोल देंगे, स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट बोल देंगे। 2004 में आ चुका है, कितना हलवा क्वेश्चन था देखना, है ना। नो कंपाउंड हैज शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, गलत बात है भैया। एजीबीआर के केस में फ्रैंकल भी होगा शॉर्टकी भी होगा, एनसीईआरटी बुक में लाइन दे रखी है। आपने अगर एनसीईआरटी बुक को फॉलो किया है या फिर मेरे नोट्स को आपने फॉलो किया है तो फ्रैंकल शॉर्टकी के बाद मैंने आपको बताया था एजीबीआर दोनों ही टाइप का डिफेक्ट शो कर सकता है। और यहां क्या दिया है, फ्रैंकल शॉर्टकी दोनों एक ही कंपाउंड एग्जिबिट नहीं कर पाएगा, भाई कर पाएगा। देखो एजीबीआर कर रहा होगा फ्रैंकल शॉर्टकी डिफेक्ट, दोनों ही टाइप का डिफेक्ट एग्जिबिट। मामला क्लियर है? यानी ये जो आपके सामने स्टेटमेंट है, जो असर्शन आपको दिया है, ये असर्शन क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा यार। ये असर्शन क्या है, फॉल्स है। अब रीजन की बात करें, बोथ डिफेक्ट्स चेंज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। जी नहीं, शॉर्टकी डिफेक्ट करता है डेंसिटी को चेंज यार। फ्रैंकल के केस में तो डेंसिटी सेम मिलती है, शॉर्टकी डिक्रीज करता है, शॉर्टकी आने की वजह से डेंसिटी डिक्रीज करती है, फ्रैंकल आने की वजह से डेंसिटी डिक्रीज नहीं करती है। आयंस ने अपनी नॉर्मल पोजीशन ही तो छोड़ी होगी फ्रैंकल डिफेक्ट के केस में और इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई किया होगा, तो डेंसिटी काहे को चेंज होगी भाई, डेंसिटी क्यों चेंज होगी? अगर फ्रैंकल डिफेक्ट आने की वजह से अगर नंबर ऑफ कैटायंस नंबर ऑफ एनायंस बाद में भी एग्जैक्टली उतने ही मिलते हैं जितने आइडियल कंपाउंड के केस में मिल रहे थे, जिसमें डिफेक्ट नहीं आया था, उतने ही आयंस मिलते हैं। बस डिफरेंस इतना सा है, अपनी नॉर्मल पोजीशन को छोड़कर आयंस ने क्या कर लिया होगा, नियर बाय जो वेकेंट पोजीशन थी उस पोजीशन को ऑक्यूपाई किया होगा। मामला क्लियर है? डेंसिटी में किसी प्रकार का कोई प्रभाव फ्रैंकल डिफेक्ट आने की वजह से नहीं होगा, तो ये भी फॉल्स है। ए एंड आर दोनों ही फॉल्स हो, ऐसा तो यार मुझे लगता है ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, बोथ आर फॉल्स। जी हाँ, हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ये देखिए यार, AgCl is crystallized from molten AgCl containing little CdCl2. The solid obtained will have, अगर AgCl को क्रिस्टलाइज किया हो और कैडमियम 2+ इंप्यूरिटी रही हो तो क्या होगा, इंप्यूरिटी डिफेक्ट आ जाएगा। 1 कैडमियम 2+ रिप्लेसेस 2 Ag+, लिविंग बिहाइंड 1 वैकेंसी। जी हाँ, एक वैकेंसी मिल रही होगी, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? इस केस में यार कैटायनिक वैकेंसी मिल रही होगी, एक कैडमियम 2+ ने 2 सिल्वर प्लस को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया है। एक जगह जाकर ये बैठ जाएगा सिल्वर प्लस की, एक जगह जाकर Cd2+ बैठ जाएगा और एक जगह सिल्वर प्लस की वैकेंट हो जाएगी। मामला क्लियर है? कैटायनिक वैकेंसीज इक्वल टू नंबर ऑफ Cd2+ आयंस इनकॉर्पोरेटेड। जी हाँ, ये इसका आंसर हो जाएगा। कैसे, एक बार फिर से सुनिए। एक Cd2+ ने 2 सिल्वर प्लस को रिप्लेस किया होगा। देखिए, सिल्वर प्लस यहां है, सिल्वर प्लस यहां है, Cd2+ इंप्यूरिटी एंटर हुई क्रिस्टलाइजेशन के दौरान, तो सिल्वर प्लस यहां से गायब होगा, सिल्वर प्लस यहां से गायब होगा। एक Cd2+ एंटर होने से 2 सिल्वर प्लस गायब होंगे। एक जगह तो यार Cd2+ आ जाएगा, एक जगह खाली रह जाएगी, यानी एक Cd2+ आने से एक खाली जगह मिलती है। ठीक है जी, मतलब 2 Cd2+ आने से 2 खाली जगह मिलती हैं, 3 Cd2+ आने से 3 खाली जगह मिलती हैं। यानी कैटायनिक वैकेंसीज इक्वल टू नंबर ऑफ Cd2+ आयंस इनकॉर्पोरेटेड। जितने Cd2+ आए होंगे
उतनी कैटायनिक वैकेंसी मिल पाई होंगी। मामला क्लियर है। इसके बाद देखिए, व्हाट हैपेंस इफ AgCl क्रिस्टल इज अटैक्ड बाय CdCl2। ये भी सेम क्वेश्चन है। 1 CD2 प्लस रिप्लेसेस 2 Ag प्लस, ऐसा होगा। एंड इम्प्यूरिटी डिफेक्ट अराइजेस, जी हाँ इम्प्यूरिटी डिफेक्ट यहां पर आ जाएगा। यहां देखिए क्या होगा, 1 Al3 प्लस रिप्लेसेस 3 सिल्वर प्लस, यहां भी इम्प्यूरिटी डिफेक्ट अराइज होगा। मामला क्लियर है यार। एक एल्यूमिनियम 3 प्लस एंटर होगा तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए, 3 सिल्वर प्लस को जाना चाहिए, 3 सिल्वर प्लस बाहर चले जाएंगे। एक एल्यूमिनियम 3 प्लस के आने से 3 सिल्वर प्लस बाहर चले जाएंगे। एक CD2 प्लस के आने से 2 सिल्वर प्लस बाहर चले जाएंगे। तो ऐसे डिफेक्ट को क्या बोल देंगे, ऐसे डिफेक्ट को बोल देंगे इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट अराइजेस, जी हाँ इम्प्यूरिटी डिफेक्ट आ रहा होगा। और इम्प्यूरिटी डिफेक्ट की वजह से, ड्यू टू दिस टाइप ऑफ इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, number of cation vacancies equal to number of cation vacancies equal to number of CD2 plus ions are incorporated। ठीक है जी, जितने CD2 प्लस आयंस एंटर होंगे उतने कैटायनिक वैकेंसी मिल रही होंगी। कैसे मिल रही होंगी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एक CD2 प्लस आने की वजह से 2 सिल्वर प्लस बाहर जाएंगे, 2 सिल्वर प्लस बाहर जाएंगे। एक जगह तो यार CD2 प्लस ने ऑक्यूपाई कर ली होगी, एक जगह खाली मिल जाएगी। एक आया है, एक खाली जगह मिल रही है। 2 आएंगे, 2 खाली जगह मिल रही होगी। 3 आएंगे, 3 खाली जगह मिल रही होंगी। यानी जितने CD2 प्लस आएंगे उतनी ही खाली जगह मिल रही होगी, उतनी ही कैटायनिक वैकेंसी मिल रही होगी। अब इस केस में देखिए, 1 एल्यूमिनियम 3 प्लस रिप्लेसेस, अगर ये इंप्योरिटी डिफेक्ट है तो 1 एल्यूमिनियम 3 प्लस रिप्लेसेस 3 सिल्वर प्लस आयंस, 3 सिल्वर प्लस आयंस, leaving behind 2 cationic vacancies, 2 cationic vacancies। we can say that double the number of aluminium 3 plus cationic vacancies are created। cationic vacancies are created। यानी मैंने यहां पर ये बोला है सिल्वर प्लस ये 3 है, सिल्वर प्लस ये 3 है। ध्यान से सुनना मेरी बात। एक एल्यूमिनियम 3 प्लस अगर एंटर हुआ है तो 3 प्लस चार्ज से क्या होगा, रिप्लेस होगा। तो यहां से देखिए 3 सिल्वर प्लस बाहर जाएंगे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए 3 सिल्वर प्लस बाहर जाएंगे। मतलब एक जगह तो आ जाएगा एल्यूमिनियम 3 प्लस और 2 जगह खाली मिल रही होंगी। मतलब जितने नंबर ऑफ एल्यूमिनियम 3 प्लस होंगे, एक आया है तो 2 खाली जगह मिलती हैं। जितने नंबर ऑफ एल्यूमिनियम 3 प्लस होंगे इसका डबल कैटायनिक वैकेंसी होंगी। मतलब हम ये कंक्लूड कर पाएंगे नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज, देखना कैटायनिक वैकेंसीज या कुछ भी नहीं है। एल्यूमिनियम 3 प्लस तो यार एक ही पोजीशन को ऑक्यूपाई कर पाएगा, तो नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी यहां बन रही होंगी।
नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज कितनी बन रही होंगी, ये देखने वाली बात है। एक जगह तो यार एल्यूमिनियम 3+ ने ऑक्यूपाई कर ली है, 2 खाली जगह मिल रही होंगी। क्लियर है ना ये बात? अगर 2 खाली जगह मिल रही होंगी तो नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज कितनी मिल रही होंगी? नंबर ऑफ एल्यूमिनियम 3+ से नंबर ऑफ एल्यूमिनियम 3+ से जस्ट डबल मिल रही होंगी। ये एक है तो ये 2 मिलती हैं, ये 2 मिलती है, 1 इंटू 2 मिलती है, 1 इंटू 2 मिलती है। ये अगर 2 होंगे तो 2 यहां होंगी, 2 यहां होंगी। कितने कैटायनिक वैकेंसी होंगी? 4 होंगी। ये 3 होंगे, 2 2 2 6 होंगी कैटायनिक वैकेंसी। यानी जितने नंबर ऑफ एल्यूमिनियम 3+ आए हैं इसका जस्ट डबल कैटायनिक वैकेंसी होंगी। जितने नंबर ऑफ एल्यूमिनियम 3+ आए इसका जस्ट डबल नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी होंगी। मामला क्लियर है आपको? चलिए, ये कहानी आपको क्लियर है और ये आपने यहां पर अंडरस्टैंड कर ही लिया है। इस केस में कैटायनिक वैकेंसी कितनी होगी? जितने Cd2+ आए हैं उतनी ही कैटायनिक वैकेंसी होगी। यहां पर नंबर ऑफ, ऊपर वाले केस में, फर्स्ट केस में कैटायनिक वैकेंसी नंबर ऑफ Cd2+ के इक्वल होंगी। एक Cd2+ आने से 2 सिल्वर प्लस बाहर गए होंगे तो एक पोजीशन को इसने खुद ऑक्यूपाई किया होगा। इसके एक आने की वजह से, ठीक है ना, एक Cd2+ आने की वजह से एक कैटायनिक वैकेंसी यहां पर मिल रही है। तो Cd2+ 2 आएंगे, 2 कैटायनिक वैकेंसी मिल रही होंगी। जितने Cd2+ आएंगे उतनी कैटायनिक वैकेंसी यहां पर मिल जाएगी अपने को। मामला क्लियर है? और यहां इसके एक आने की वजह से, एक नंबर अगर इसका है, ये 1 आयन है, तो 2 कैटायनिक वैकेंसी मिल रही होंगी, जस्ट डबल मिल रही होंगी। क्योंकि एक एल्यूमिनियम 3+ ने यार 3 सिल्वर प्लस को रिप्लेस किया होगा। एक जगह खुद आ जाएगा, 2 जगह खाली मिल रही होंगी। यही तो हुआ होगा, और क्या हुआ होगा? ठीक है जी। यानी 1 एल्यूमिनियम 3+ आने से जस्ट डबल आपको खाली जगह मिल रही होंगी। ठीक है, चलें आगे। अरे चलें क्या बच्चा पार्टी, बोली बोली, आगे चलें। तो ये देखिए, फिर ये आ चुका है AIPMT 2007 में, और ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में भी है। मुझे याद है एनसीईआरटी बुक में 10⁻⁻⁴ की बजाय 10⁻⁻³ दिया है। ऐसा क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी बुक में भी है। AIPMT 2007 में तो आ ही चुका है। सिमिलर क्वेश्चन इज ऑल्सो गिवन इन एनसीईआरटी बुक, ठीक है ना। एनसीईआरटी बुक में भी सिमिलर क्वेश्चन दिया है, तो बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ सकता है जेईई मेंस में आ सकता है, बिल्कुल। देखिए, NaCl is doped with 10⁻⁻⁴ mole% of SrCl2. What is the concentration of cationic vacancies? यहां देखिए, 1Sr2+ आने से क्या होगा? 1Sr2+ replaces 2Na+. देखिए, एक Sr2+ आने से क्या होगा? इस प्रकार से 2 Na+ रिप्लेस होंगे। यानी 1Sr2+ इक्विवेलेंट है 2 Na+ के साथ। एक Sr2+ आने से 2 Na+ यहां पर रिप्लेस हो रहे होंगे। यानी नंबर ऑफ Sr2+ will be equal to number of cationic vacancies. Number of cationic vacancies कैसे? एक Sr2+ ने इसकी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लिया है, एक जगह खाली रह जाएगी। 2 Sr2+ होंगे तो एक Sr2+ यहां होगा, मान लेंगे दूसरा यहां होगा, एक पोजीशन यहां खाली रहेगी, एक यहां खाली रहेगी। क्योंकि यार 2 सोडियम प्लस को रिप्लेस किया एक Sr2+ ने, तो एक सोडियम प्लस की जगह पर तो Sr2+ जाकर बैठ जाएगा, एक जगह खाली रह जाएगी। एक Sr2+ आने से एक खाली जगह मिल रही है। अब Sr2+ जितने भी आएंगे उनसे यार उतनी खाली जगह रह जाएंगी, उनको हम बोल देंगे कैटायन वैकेंसीज। अब हमारे पास यहां देखिए Sr2+ कितने हैं? 10⁻⁻⁴ मोल% है। सबसे पहले तो इस परसेंटेज को हटाएं, 100 से डिवाइड किया, परसेंटेज हटा दिया मैंने। इसके बाद देखिए, ये मोल की टर्म्स में, ठीक है, 100 से डिवाइड किया, परसेंटेज को मैंने हटा दिया। अब ये नंबर ऑफ मोल है,
1 मोल का मतलब कितनी क्वांटिटी है? 6.022 इंटू 10⁻23। इतने मोल्स का मतलब कितनी क्वांटिटी है? कितने Sr2 प्लस है? इतने Sr2 प्लस है, इतने ही कैटायनिक वैकेंसी होंगी। अरे वाह, आ गया आंसर। ये है 10⁻⁻6 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6.022 इंटू 10⁻17। ये सिंपली हमें नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी यहां पर मिल रही होंगी। कितना आसान था? जी हाँ, बिल्कुल आसान था। अब जरा इसे ट्राई कीजिए। इफ NaCl is doped with 10⁻⁻4 मोल परसेंट ऑफ AlCl3, या AlCl3 के साथ यार डोपिंग की गई है, मतलब AlCl3 इतनी कंसंट्रेशन के साथ ऐड किया गया है। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज? कैटायनिक वैकेंसीज की क्या कंसंट्रेशन मिल रही होगी? यहां पर यार सबसे पहले आपको यह अंडरस्टैंड करना जरूरी है, 1 एल्यूमिनियम 3+ कैन रिप्लेस 3Na+। जी हाँ, ये देखिए 3Na+ है, ये 3Na+ है। एक एल्यूमिनियम 3+ ने क्या किया होगा? इस प्रकार से एंट्री ली होगी और 3Na+ को यहां से भगा दिया होगा, 3Na+ को रिप्लेस कर दिया होगा। एक जगह एल्यूमिनियम 3+ जाकर बैठा होगा और 2 खाली जगह मिल जाएंगी। एक एल्यूमिनियम 3+ आने की वजह से देखिए 3Na+ बाहर गए हैं। एक Na+ की पोजीशन को तो इसने खुद ऑक्यूपाई कर लिया होगा और 2 पोजीशन आपको इस प्रकार से खाली मिल रही होंगी। मतलब एक आने से 2 खाली जगह मिल रही होंगी, 2 कैटायनिक वैकेंसी मिल रही होंगी, मतलब एक आने से 2 मिल रही होंगी, जस्ट डबल मिल रही होंगी। यानी नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी, नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी वैकेंसीज केस में 2 इंटू नंबर ऑफ एल्यूमिनियम 3+ मिल रही होंगी। एक आने से 2 कैटायनिक वैकेंसी मिल रही होंगी। एक जगह ये खुद आ गया यार, एक जगह खुद समा गया, 2 जगह खाली होंगी। ये Na+ तो है नहीं, 3Na+ को एक एल्यूमिनियम 3+ ने भगा दिया है। सिंपल मैथ्स है। तो क्या बोलेंगे? जितने एल्यूमिनियम 3+ आएंगे इसके जस्ट डबल कैटायनिक वैकेंसी मिल रही होंगी। और एल्यूमिनियम 3+ कितने आएंगे? कितने आएंगे देखिए, इसके लिए आपको दिया 10⁻⁻4 मोल परसेंटेज इसकी है। नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? परसेंटेज को हटाना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा, नंबर ऑफ मोल इतने होंगे। किसके होंगे? ये नंबर ऑफ मोल्स एल्यूमिनियम 3+ के होंगे। जितने AlCl3 के नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतने ही एल्यूमिनियम 3+ के होंगे। एक AlCl3 से एक एल्यूमिनियम 3+ मिल रहा है, तो इतने अगर नंबर ऑफ मोल्स AlCl3 के होंगे तो इतने ही नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे? एल्यूमिनियम 3+ के होंगे। लेकिन यार हमें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करनी है। 1 मोल का मतलब कितनी क्वांटिटी है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसको मल्टीप्लाई भी करना होगा 6.022 इंटू 10⁻23 से। यहां से क्या मिलता है? यहां से 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो, 10⁻17 और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो 12.044 इंटू 10⁻17। इतनी कैटायनिक वैकेंसी मिल रही होंगी। अब काफी सारे बच्चे ऐसा भी सोच रहे होंगे इसके साथ Cl- भी कनेक्टेड है, अटैच्ड है। अरे भैया कोई टेंशन नहीं लेनी है, इसमें भी Cl-, इसमें भी Cl-। Cl- की वजह से कोई चेंज नहीं आएगा, इन Cl- की वजह से कोई चेंज नहीं आएगा। अगर गलती से इन Cl- से ये वाले Cl- अगर रिप्लेस हो भी रहे होंगे तो भी टेंशन लेने की बात नहीं है। ये मेरे Cl-, ये तेरे Cl-, ऐसा कुछ होता नहीं है। मेरा तेरा हम करते हैं, है ना। रसायन में मेरा तेरा कुछ नहीं है। Cl- तो Cl- है, ठीक है। आपका भी उतना ही है, मेरा भी उतना ही है, इस कंपाउंड का भी उतना ही है, इस कंपाउंड का भी उतना ही है। मतलब उतने ही हकदार ये हैं Cl- के लिए। बात समझ आ रही है? Cl- चाहे यहां से यहां चला जाए, रिप्लेस हो जाए, इससे कोई वैकेंसी क्रिएट नहीं हो रही होगी। हकदार का मतलब ये है, मतलब कुछ और मतलब मत निकालना। रसायन में बहुत सारे मतलब निकलते हैं, ठीक है जी। तो आपने इसको यार अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इस प्रकार से कैटायनिक वैकेंसी आपने फाइंड कर ली होगी। कैटायन ही तो अलग है जो एंटर हुआ है, तो इसकी वजह से क्या होगा? कैटायंस
जो दूसरे टाइप के Na+ ये रिप्लेस हो रहे होंगे, एनायन की वजह से कुछ नहीं होगा। और यहां से क्या मिलता है, एक एल्यूमिनियम 3+ कितने प्लस के साथ इक्विवेलेंट है? Na+ टाइप के जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगे ये 3 हो, इसके साथ एक एल्यूमिनियम 3+ इक्विवेलेंट है, क्योंकि एक पर जो 3+ चार्ज है ये 3+ चार्ज 3 Na+ पर मिल रहा होगा, तो एक एल्यूमिनियम 3+ 3 Na+ के साथ इक्विवेलेंट है, यानी एक पोजीशन को तो इसने ऑक्यूपाई कर लिया होगा, 2 पोजीशन खाली रही होंगी। जितने एंटर हुए होंगे जस्ट डबल आपको पोजीशन खाली मिल रही होंगी, डबल आपको कैटायनिक वैकेंसी मिल रही होंगी। तो यही मैंने किया है, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम 3+ को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उतनी कैटायनिक वैकेंसी। और नंबर ऑफ एल्यूमिनियम 3+ कितने हैं ये हमें यहां से मिल रहे हैं, 10⁻⁻⁴ मोल परसेंट से मिल रहे हैं। इसको मोल में तब्दील किया, 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, मोल में तब्दील किया, उसके बाद 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई किया, आपको नंबर ऑफ एल्यूमिनियम 3+ मिल गए। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी मिल गई। आगे चलें क्या? आगे तो यार चलना होगा, है ना, ऐसे कैसे काम चलेगा? ये देखिए, व्हाट हैपेंस इफ फेरस ऑक्साइड FeO is attacked by फेरिक ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड को फेरिक ऑक्साइड से अटैक किया गया। कैलकुलेट नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज इफ फेरस ऑक्साइड इज डोप्ड विद 10⁻³ मोल परसेंटेज ऑफ फेरिक ऑक्साइड। जी हाँ, इस केस में यार कैटायनिक वैकेंसी मिल रही होगी, क्या होगा? पूछा क्या घटित होगा? कैटायनिक वैकेंसीज आर क्रिएटेड। क्या आंसर आएगा? कैटायनिक वैकेंसीज आर क्रिएटेड। किस प्रकार से कैटायनिक वैकेंसीज क्रिएट हो रही होंगी? ध्यान से देखिए, 1Fe2O3 से आपको Fe3+ टाइप के 2 आयंस मिलते हैं। Fe3+ टाइप के कितने आयंस मिलते हैं? 2 आयंस मिलते हैं। मामला क्लियर है? ये देख लो, 1Fe2O3 से 2 Fe3+ आयंस मिलते हैं। ये कहानी क्लियर है कि नहीं है? अगर आपको ये कहानी क्लियर है तो इसके बाद देखिए, 2 Fe3+ आयंस कैन रिप्लेस 3 Fe2+ आयंस। जी हाँ, ये इसके साथ इक्विवेलेंट है। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 होगा। तो अगर 2 Fe3+ आयंस आएंगे तो 3 Fe2+ आयंस बाहर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। और मुझे लग रहा है इनके नंबर में 1 यूनिट का डिफरेंस है, तो एक कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट हो रही होगी, एंड 1 कैटायनिक वैकेंसी इज क्रिएटेड। मुझे तो ऐसा लगता है यार, एक Fe2O3 से 2 Fe3+ आयंस मिलते हैं और 2 Fe3+ आयंस ने 3 Fe2+ को रिप्लेस किया है, एक कैटायनिक वैकेंसी मिलती है। मुझे तो ऐसा लगता है एक Fe2O3 की वजह से एक कैटायनिक वैकेंसी है। आपको भी ऐसा लगता है क्या? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो यार नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी नंबर ऑफ Fe2O3 के इक्वल अगर आपको भी नजर आ गई है, फिर तो यार काम बिल्कुल आसान है, वारे न्यारे हो जाएंगे, मजा आ जाएगा। देखिए कैसे, यहां देखिए, एक बार फिर से देख लो, फील कर लो। एक Fe2O3 से 2 Fe3+ मिल रहे हैं और इन 2 Fe3+ ने क्या किया है? 3 Fe2+ को रिप्लेस किया है। मतलब इनके नंबर में 1 यूनिट का डिफरेंस मिल रहा है। मतलब 2 जगह तो ये ऑक्यूपाई कर लेंगे, एक जगह खाली मिल जाएगी, इसका ही तो मतलब है। 2 Fe3+ जो यहां से मिल रहे हैं, जो यहां से मिल रहे हैं, इनके आने की वजह से एक खाली जगह मिल रही है। इसके एक मॉलिक्यूल के एंटर होने की वजह से एक कैटायनिक वैकेंसी मिल रही है, n मॉलिक्यूल के एंटर होने की वजह से n कैटायनिक वैकेंसी मिल रही होगी, यानी इसका नंबर जो भी होगा उतनी कैटायनिक वैकेंसी मिल रही होगी। ठीक है जी, अगर उतनी कैटायनिक वैकेंसी मिल रही होगी तो ये दिया है 10⁻³ मोल परसेंट। 100 से डिवाइड करते हुए परसेंटेज को हटा दिया, मोल में तब्दील कर दिया, और 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल है। तो इस प्रकार से हमने या 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे नंबर ऑफ Fe2O3 मिल जाएंगे। जितने नंबर ऑफ Fe2O3 होंगे उतनी कैटायनिक वैकेंसी हमें यहां से मिल रही होगी।
कितनी कैटायनिक वैकेंसी मिल रही होगी? 10⁻⁻⁵ ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो 6.022 इंटू 10⁻, यहां से हमें क्या मिल रहा होगा? यहां से 18 मिल रहा होगा, ठीक है। 10⁻, क्या मिल रहा होगा? 18 मिल रहा होगा, ठीक है जी। तो इतने नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी हमें यहां से मिल पाएंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद है आपने भी जरूर ट्राई किया होगा, आपको भी मजा आया होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस एफ सेंटर से रिलेटेड हमें अप्रोच करने हैं। कुछ क्वेश्चंस हमें एफ सेंटर से रिलेटेड अप्रोच करने कर लेंगे, नो टेंशन। चलिए चलिए चलिए, क्या दिया है यहां देखिए, एफ सेंटर्स आर डायरेक्ट दिया। एफ सेंटर्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप्ड इन एनायनिक वैकेंसी। जी हाँ, एक्स माइनस जाएगा जहां से जाएगा, ठीक है जी। वहां देखिए इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाएगा, एक्स निकलेगा, बेसिकली इलेक्ट्रॉन वहीं पर मिल रहा होगा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, तो वहीं पर ट्रैप हो जाएगा जहां से एक्स माइनस गया है। या फिर कहीं इंटरस्टिशियल साइट को भी ट्रैप कर सकता है, या फिर इंटरस्टिशियल साइट में भी कहीं पर ट्रैप मिल सकता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप्ड इन एनायनिक वैकेंसीज, जनरली ऐसा ही होगा। जी हाँ, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एक्स गया होगा, इलेक्ट्रॉन छोड़कर गया होगा, तो एनायनिक वैकेंसी में इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड आपको मिल जाएगा। When LiCl is heated into vapors of lithium, इसको हीट कर रहे होंगे तो क्या होगा? The crystal acquires pink color। ऐसा तो यार जरूर एफ सेंटर की वजह से हुआ होगा, और ऐसा तो एक ही ऑप्शन दिया है, कलर आया होगा आयनिक कंपाउंड को हीट करने की वजह से, एफ सेंटर की फॉर्मेशन की वजह से। आगे आंसर ये देखिए AIPMT में आ चुका है। द अपीयरेंस ऑफ कलर इन सॉलिड एल्कली मेटल हैलाइड्स इज जनरली ड्यू टू, किसकी वजह से होगा कलर? इन डिफेक्ट्स में हम देख चुके हैं यार, एफ सेंटर की फॉर्मेशन की वजह से कलर होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रैप होने की वजह से कलर होगा। मामला क्लियर है? इसके बाद देखिए यार, स्ट्रॉन्गली हीटेड ZnO क्रिस्टल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज ड्यू टू। यार जब भी किसी क्रिस्टल को हीट करते हैं कलर मिलता है, पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर मिलता है, या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मिलती है, ये किस वजह से मिलती है? एफ सेंटर की फॉर्मेशन की वजह से मिलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो रहा हो एनायनिक वैकेंसी में, इस वजह से आपको पैरामैग्नेटिज्म, कलर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये सब मिल पाते हैं। तो यहां भी जरूर यार एफ सेंटर की फॉर्मेशन हुई होगी। जी हाँ, यहां देखिए सेकंड ऑप्शन में ऐसा दिया है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप्ड इन एनायनिक वैकेंसीज, एफ सेंटर की फॉर्मेशन की वजह से ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मिल रही होगी। मामला क्लियर है? इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप्ड इन एनायनिक वैकेंसीज, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट क्रिस्टल टू एग्जिबिट फ्रैंकल डिफेक्ट? भैया ऑप्शंस को देखते ही मुझे आइडिया लग गया। देखिए कैसे, जो AgBr है ये फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों टाइप का डिफेक्ट एग्जिबिट करता है, तो क्या आंसर आ जाएगा? AgBr। AgBr कैन एग्जिबिट फ्रैंकल एज वेल एज शॉर्टकी डिफेक्ट, ये आप थ्योरी में देख चुके हैं, तो इसका आंसर होगा AgBr। मामला क्लियर है? जहां यार कोऑर्डिनेशन नंबर क्या मिलता है, कम मिलता है, वहां पर फ्रैंकल डिफेक्ट मिल रहा होगा। यहां तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है, फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं होगा। यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा मिलता है, फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं होगा, ठीक है जी। इन सभी केसेस में शॉर्टकी डिफेक्ट होगा। AgBr एक ऐसा केस बचता है जहां फ्रैंकल भी होगा और शॉर्टकी डिफेक्ट भी होगा। मामला क्लियर है? अब इसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन यार एनसीईआरटी बुक में दिया है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में दिया है, और फिर देखना इसी क्वेश्चन को किस स्टाइलिश तरीके से, इसी क्वेश्चन को किसी स्टाइलिश तरीके से, ये देखिए जेईई मेन में पूछा गया, तरीका भी आपके सामने है और क्वेश्चन भी आपके सामने है, ठीक है, किस तरीके से पूछा गया है। सबसे पहले हम इसको यहां सोल्व करते हैं, फिर वहां पर कमेंट कर लेंगे यार, नो टेंशन। Analysis shows that nickel oxide has the formula Ni0.9801. What fraction of nickel exists as nickel 2+ and nickel 3+ ions? ठीक है जी, निकल 2+, निकल 3+ आयंस का फ्रैक्शन हमें यहां पर फाइंड करना है, किस फ्रैक्शन में मिल रहे होंगे, किस परसेंटेज के साथ मिल रहे होंगे। फ्रैक्शन निकाल लेंगे तो परसेंटेज भी निकाल लेंगे, और ये यार एनसीईआरटी बुक में दिया है, एक्सरसाइज में दिया है, ठीक है। एक शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, फिर से आ सकता है, लौट कर आ सकता है, किसी और
रूपरेखा के साथ ये क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जा सकता है। कैसे पेश किया जा सकता है यार? हो सकता है निकल की बजाय आयरन दिया हो, ऐसा कुछ दिया हो, इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए यार, इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका क्या होगा? Ni 0.980 इस प्रकार से नॉन स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड कब मिल रहा होगा? जब डिफेक्ट आया होगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स आयरन के भी मिलते हैं इस प्रकार से। टिपिकल एग्जांपल ऑफ मेटल डेफिशिएंट में आप देख चुके हैं, इस प्रकार से वेराइटी ऑफ कंपाउंड मिलते हैं। कब मिलते हैं ऐसे कंपाउंड? जब यार हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ अगर कोई आयन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ जो आयन है उनको रिप्लेस कर रहा हो। ठीक है जी। जरूर यहां पर निकल की दो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, निकल 2+, निकल 3+। निकल 3+ ने कुछ निकल 2+ को रिप्लेस किया होगा। अरे जो भी हुआ होगा, मेन मुद्दा यह है दोनों टाइप के आयंस मिल रहे होंगे, तब इस प्रकार से नॉन स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड मिलता है। मतलब Ni 0.9801 में निकल 2+ भी मिल रहा होगा और निकल 3+ भी मिल रहा होगा। ठीक है, दोनों ही मिल रहे होंगे, तभी तो यार दोनों टाइप के आयंस की बात की गई है। और नेट चार्ज 0 मिलता है। इसी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को हमें यूज करना है। कैसे यूज करना है? अगर यार ऑक्सीजन का नंबर 1 है और निकल 2+ प्लस निकल 3+, इन दोनों के नंबर का जो सम है, जोड़ है, ये कितना है? 0.98 है। ऐसा मान सकते हैं इसका नंबर अगर हमें 0.98 माइनस x मिलता है तो ये कितना मिलता है? ये x मिलता है। जी हाँ, ये x होगा तो ये कितना होगा? 0.98 माइनस x होगा। दोनों को ऐड करने पर देखना, दोनों को ऐड करने पर 0.98। टोटल निकल एटम्स कितने मिलते हैं? 0.98। कुछ निकल 2+ की फॉर्म में है, कुछ निकल 3+ की फॉर्म में है। मैंने मान लिया निकल 3+ की फॉर्म में कितने एटम्स है? x एटम्स है। निकल 2+ की फॉर्म में कितने एटम्स है? 0.98 माइनस x एटम्स निकल 2+ की फॉर्म में। रिमेनिंग क्या होंगे? इसके अलावा क्या होंगे? इसके अलावा यार O2 माइनस आयंस होंगे। अगर ये 0.98 है तो O2 माइनस आयन का नंबर कितना है? 1 है। ठीक है जी। अब दिमाग लगाएं यार, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए, नेट चार्ज 0 मिलना चाहिए। तो क्या किया जाए? टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल मिलना चाहिए, तभी तो यार इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो पाएगी। तो इस केस में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने की ये वाली कंडीशन आप लगा दें, x मिल जाएगा। x मिल जाएगा तो नंबर ऑफ निकल 2+ मिल जाएंगे, नंबर ऑफ निकल 3+ मिल जाएंगे, फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो देखिए यार क्या करना है, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। टोटल नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की ये वाली यार कंडीशन आप अप्लाई कर दो। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना मिल रहा है? 0.98 माइनस x, ये निकल 2+ का नंबर है। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज निकल 2+ से देखिए 0.98 माइनस x इंटू 2 मिल रहा होगा। निकल 2+ से इतना चार्ज मिल रहा होगा। और निकल 3+ से कितना चार्ज मिल रहा होगा? निकल 3+ का नंबर x है और एक का चार्ज 3+ है, तो x का चार्ज कितना होगा? x इंटू 3 होगा। x इंटू कितना होगा? 3 होगा। ये चार्ज होगा निकल 3+ का, ये चार्ज होगा निकल 2+ का। टोटल चार्ज ऑफ निकल कितना होगा? ये होगा। टोटल चार्ज ऑफ निकल इतना होगा। ऑक्सीजन का चार्ज कितना है? -2 है। ऑक्सीजन का नंबर भी 1 है, तो -2 इंटू 1। मैग्नीट्यूड की बात करनी है। जी हाँ, टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल मिलना चाहिए, तो मोड लगा दिया है। यहां से देखिए क्या मिलता है, यहां से मिलता है 1.96 माइनस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 2। जी हाँ, मोड लगा रखा है, ये ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड की बात करनी है। तो यहां से देखना 1.96, ठीक है ना, 1.96 ही मिल रहा होगा। जी हाँ, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये -2x मिल रहा है, इसमें 3x को ऐड किया, निकल 3+ के चार्ज को ऐड किया, तो ये -2x प्लस 3x कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 0.04। x कितना होगा यार? यहां से अगर आप ध्यान से देखें, यहां से x मिल रहा होगा 0.04। मामला क्लियर है? अरे इसमें कोई डाउट तो नहीं है?
तो जल्दी से परसेंटेज को एक्सप्रेस किया जाए। निकल 2 प्लस की परसेंटेज क्या होगी? परसेंटेज ऑफ निकल 2 प्लस क्या मिलती है? देखिए यार, फ्रैक्शन को भी एक्सप्रेस कर पाएंगे, परसेंटेज को भी हम एक्सप्रेस कर पाएंगे इस प्रकार से। निकल 2 प्लस का नंबर कितना है? देखिए, निकल 2 प्लस का नंबर इस प्रकार से यहां से मिलता है, x को इसमें से माइनस करने के बाद 0.94 मिलता है। x कितना मिलता है? 0.04 मिलता है। x मिलता है 0.04। निकल 2 प्लस का नंबर मिलता है 0.94। तो निकल 2 प्लस का नंबर है 0.94 और टोटल नंबर निकल का है 0.98। ये तो हुआ फ्रैक्शन। परसेंटेज की बात करें तो इंटू 100 कीजिए यार। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये अप्रोक्सीमेटली निकल 2 प्लस की परसेंटेज 96 मिल जाएगी। परसेंटेज ऑफ निकल 3 प्लस कितनी मिल जाएगी? निकल 3 प्लस का नंबर डिवाइडेड बाय टोटल निकल एटम्स जितने भी हैं। तो देखिए, निकल 3 प्लस आयंस का नंबर कितना है? ये 0.04 है। टोटल निकल एटम्स कितने? 0.98 है। तो क्या करेंगे? फ्रैक्शन तो ये मिल रहा होगा 0.04 डिवाइडेड बाय 0.98। निकल 3 प्लस का नंबर डिवाइडेड बाय टोटल जो भी निकल एटम्स निकल 2 प्लस की फॉर्म में, निकल 3 प्लस की फॉर्म में 0.98 है। ये फ्रैक्शन मिल रहा होगा। परसेंटेज की फॉर्म में देखना है, इंटू 100 करना होगा। तो ये आपको अप्रोक्सीमेटली 4% निकल 3 प्लस मिल रहे होंगे। इस प्रकार से फ्रैक्शन भी हमने एक्सप्रेस कर लिया है, इंटू 100 करने पर परसेंटेज भी हम एक्सप्रेस कर पाए। मामला क्लियर हुआ? और यार ये देखिए, निकल की बजाय इस क्वेश्चन में m दिया है। क्वेश्चन तो वही है क्वेश्चन तो वही है। तो यहां क्या करना है? परसेंटेज की फॉर्म में ही फ्रैक्शन की बात करनी है। तो निकल 3 प्लस का नंबर कितना मिल पाया है? 4% मिल पाया है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। वेरी नाइस। ऐसे सोल्व कर लेंगे। मतलब ऐसे क्वेश्चंस में हमें टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल पुट करना है, मैग्नीट्यूड की बात करनी है। क्योंकि यार इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तभी तो मेंटेन हो पाएगी जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के इक्वल होगा। इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। और यहां देखिए, निकल 2 टाइप का, निकल 2 प्लस, निकल 3 प्लस। टोटल नंबर 0.98 है। एक के नंबर को x मान लो और दूसरे के नंबर को इस प्रकार से टोटल में से x को माइनस करते हुए एक्सप्रेस कर लो, 0.98 माइनस x। और अगर 1 निकल 2 प्लस है तो चार्ज 2 प्लस है, इतने निकल 2 प्लस है तो पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1 निकल 3 प्लस है तो चार्ज 3 प्लस है, और निकल 3 प्लस x चार्ज कितना होगा? x को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। टोटल प्लस चार्ज इतना मिल रहा होगा। 1 ऑक्सीजन का चार्ज -2 है, और यार ऑक्सीजन 1 ही मिल रहा है, तो -2 इंटू 1। इस प्रकार से पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज से इक्वेट करना। मोड लगाना ना भूलें, नहीं तो मिस्टेक हो जाए कि मोड लगाएंगे तभी आपको यहां से मैग्नीट्यूड 2 मिल पाएगा। साइन नहीं यूज करना है। ध्यान रखिए, जब भी टोटल पॉजिटिव चार्ज को टोटल नेगेटिव चार्ज से इक्वेट कर रहे होंगे तो मोड लगा लेंगे। इस केस में इसको -2 से इक्वेट नहीं करना है, इसको 2 से इक्वेट करना है। चार्जेस के मैग्नीट्यूड को इक्वेट करना है। अब यहां देखिए, आयरन का फॉर्मूला इस प्रकार से मिलता है। ये भी यार मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट की वजह से ऐसा हुआ होगा। तो किस फ्रैक्शन में आयरन 3 प्लस आपको मिल पाएंगे? परसेंटेज के साथ बात करनी है, सोचिए इसके बारे में। और किस परसेंटेज के साथ आयरन 2 प्लस मिल पाएंगे? यहां दोनों होंगे। ये होमवर्क है, सिमिलर मैनर में आपको इसको ट्राई करना है। Fe2 प्लस Fe3 प्लस। एक काम कीजिए, इसका नंबर आप मान लीजिए x, तो इसका नंबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.94 माइनस x। टोटल पॉजिटिव चार्ज को टोटल नेगेटिव चार्ज से इक्वेट कर देंगे। यहां भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है। टोटल पॉजिटिव चार्ज को इक्वेट कर देंगे यार टोटल नेगेटिव चार्ज से। x की वैल्यू मिल जाएगी इस कॉन्सेप्ट से, x मिल जाएगा तो अलग अलग से आयरन 3 प्लस, आयरन 2 प्लस का नंबर मिल जाएगा आसानी के साथ। आयरन 2 प्लस का जो नंबर होगा इसे इस टोटल नंबर से, आयरन के टोटल नंबर से हम डिवाइड कर पाएंगे। इनटू 100 करने से आयरन 2 प्लस की परसेंटेज मिल जाएगी। और अगर यार यहां से x मिल जाएगा तो इस x को आयरन 3 प्लस के नंबर को इस टोटल नंबर से, इनके टोटल नंबर से 0.94 से डिवाइड करने पर, 100 से मल्टीप्लाई करने पर
किसकी परसेंटेज मिल जाएगी? आयरन 3+ की परसेंटेज मिल जाएगी। कितने मिल जाएगी? आयरन 3+ की परसेंटेज शायद यहां से मिल रही होगी, चेक कीजिएगा आप, 12.8 मिल रही होगी। आयरन 2+ की परसेंटेज मिल रही होगी 87.2। जरूर चेक कीजिएगा और यार कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा कि आपको यही आंसर्स मिल रहे हैं। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, काफी मेहनत मैंने कर दी है, थोड़ी सी मेहनत आप भी कीजिए। तो इस प्रकार से यार आज इस सेशन में हमने नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट को भी अंडरस्टैंड कर लिया है। स्टोइक्योमेट्रिक को लास्ट सेशन में अंडरस्टैंड कर लिया था, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक को आज इस सेशन में अंडरस्टैंड कर लिया है। तो अब हम अपनी कहानी में अंजाम तक पहुंच चुके हैं। आप कहेंगे तो सेमीकंडक्टर के पार्ट को भी यार डिस्कस कर लेंगे। वैसे सेमीकंडक्टर आपकी 12th क्लास में फिजिक्स में भी आपको पढ़ाया जाएगा। आप कहेंगे तो केमिस्ट्री में जितना सेमीकंडक्टर का पार्ट सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में दिया है उसको हम कवर कर लेंगे। तो जैसी आपकी अनुमति होगी वैसे ही हम आगे चलेंगे। एक और लेक्चर मैं आपको मंडे से पहले प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि फिर मंडे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खुले दिल से स्टार्ट कर पाए। ऐसा ना हो कि ऑर्गेनिक का लेक्चर पेंडिंग है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताएंगे कि क्या सेमीकंडक्टर को केमिस्ट्री में भी कवर करना है या फिर आप फिजिक्स में ही कवर कर लेंगे। चलिए आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। तब तक के लिए यूं ही जोशीले अंदाज में पढ़ाई करते रहें और यार आगे बढ़ते रहें। आज आपको मॉड्यूल डीबीपी सब कुछ मिल जाएंगे, जो भी पेंडिंग मॉड्यूल डीबीपीज हैं, जो भी काम पेंडिंग है, नोट्स पेंडिंग है ना, मेरी तरफ से जो भी पेंडिंग वर्क है आज कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बाय बाय, लव यू ऑल, स्टे कनेक्टेड विद मी, थैंक यू वेरी मच।